ठीक है, और उसके बाद फिर डिस्कस कर दूंगा मैं। ठीक है, उसमें काफी सारे सेगमेंट्स हैं एक्चुअल में, या फिर उसमें जितनी बातें हैं उसको या फिर प्रयास करो कि नोट डाउन कर लो, कम से कम जो है जो मोटी मोटी बातें हैं ये। क्योंकि उसमें जो है ओवरऑल में मतलब समझो कि इंडिया का जो है 2047 का जो एक जो थीम है बेसिकली, या फिर 2047 तक एक्चुअल हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, और सरकार की नीति किस तरफ जाएगी ये। ठीक है, तो पूरी बातों को एक साथ आपको जो है देखना है एक्चुअल में वो। ठीक है, तो उसमें भारत सरकार की और साथ में राज्य सरकार की। अब नीति मतलब किसकी बात कर रहा है, उसमें सभी पॉलिसीज की बात हो रही है उसमें। ये सभी पॉलिसीज का मतलब क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नीति है। ठीक है, जैसे कि उसमें जो है कॉमन सिविल कोड की बात की गई है, तो पता होगा ना ये। ठीक है, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही गई है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में हमारे जो एग्जाम्स होंगे उसमें जो है ये सब बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आर्थिक सुधार को बहुत तेजी से कही गई है, यही है ना, आर्थिक सुधार। अब आर्थिक सुधार का मतलब किन सुधारों की बात कर रहे हैं वो, सभी सेक्टर की बात कर रहे हैं। ये सभी सेक्टर का मतलब क्या है, सेक्टर को भी हमें जो है बढ़ाना है, व्यापक भी बनाना है। ठीक है, अब उसमें जो है एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है और सर्विसेज, सभी सेक्टर इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ी मात्रा में। ये स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उनकी बात भी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है उनकी बात भी है। और स्पेस पर्टिकुलरली जो है उसमें, और पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहा हूं मैं उसमें, पर्टिकुलरली स्किल डेवलपमेंट को लेकर के है। इस पर भी काफी जो है मतलब बातें हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है कुछ, बजट देखें आप लोगों ने। ठीक, तो ये बातें समझ में आनी चाहिए हमें एक्चुअल में वो। ठीक है, और हिस्ट्री में क्या पढ़े हैं लास्ट टाइम हम लोगों ने, हिस्ट्री में क्या पढ़े हैं लास्ट। हम्म ताम्र पाषाणिक बस्ती, 4 ताम्र पाषाणिक बस्ती के नाम, अजय। हम्म 4 ताम्र पाषाणिक बस्ती के नाम, नवदा टोली। और हम्म हम्म और निमासा, और दाइमाबाद, और जोरवे। और कैथा, एरन। ठीक, और हम्म पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, अभिषेक। 4 स्थल, भीमबेटका। ठीक, और आदमगढ़, और और बताओ बताओ बताओ। हम्म हम्म मास्की, मतलब मुझे बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, तो आप मुझे बताओ। नहीं, 9 पाषाण काल के 4। एग्जाम हॉल में यही होता है, एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली यही होता है ये। ठीक है, अभी तो यहाँ तो कोई दबाव ही नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ मैंने बोला है, बस उसी का दबाव है, यही है ना एक्चुअल में ये। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में जो है पूरे सब्जेक्ट, और उसमें जो है समय भी नहीं मिलता है, लिमिटेड टाइम है, दबाव ये होता है एक्चुअल में, इसलिए चीजें याद नहीं होती है। तो उसमें ज्यादा है क्या है, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बनाना है, कि मतलब दिमाग में जो है सोचने की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए, बस दिमाग में वो बहते रहने चाहिए एक पानी के जैसे। समझ में आ रहा है ना ये, तब जाकर के वो जो है हमें याद होता है, या फिर उनको हम निकाल पाते हैं एक्चुअल में वो तभी हो पाएगा एक्चुअल में वो। ठीक, तो ठीक है, अब याद नहीं है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, मगर स्वाभाविक है, अब आप लोग याद नहीं है तो कुछ प्रयास कर सकता हूं मैं, और बाकी अगर नहीं करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि जो है ये सेगमेंट है ये। अब ये तो पता होगा ना कि प्रागैतिहासिक काल में जो है 2 कालखंड है, कौन सा है, पाषाण और कौन सा है, ताम्र पाषाण वाला। ठीक, अब पाषाण काल में भी अगर देखें तो एक पूरा पाषाण काल है, और एक मध्य पाषाण काल है, और उसके बाद क्या है, नव पाषाण काल है। ठीक है, तब उसमें पूरा पाषाण काल भी जो है निम्न पूरा और मध्य पूरा और उच्च पूरा इसमें बटी हुई है, जानते हैं ऑलरेडी ये। और इस प्रकार से जो विभाजन जो किया गया है उसका बेसिक आधार क्या है,
जलवायु और हथियारों की बनावट में जो परिवर्तन आया है, ये आधार है। ये यही हुआ ना एक्चुअल में, ये इनके बेसिस पर ये। तो इनका जो जीवन अगर देखें इनका, ये तो प्रारंभिक जीवन को किस प्रकार का, ये आखेटक, आखेटक समझ रहे हैं ना, ये आखेटक है, और साथ में क्या है, ये खाद्य संग्राहक है ये। उसके बाद फिर जो है मध्यकाल में, मध्यपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में क्या हुआ, आखेटक तो है, छोड़ा नहीं शिकार करना, अभी भी ये खाद्य संग्रहण भी करता है, मगर साथ में क्या करता है, वो पशुपालन भी करता है। ये साथ में क्या है, पशुपालन भी कर रहा है। समझ में आ रहा नहीं यहाँ पर सही। उसके बाद फिर जो है कौन सा है, नवपाषाण का फेज। तो नवपाषाण का जो फेज है वो अपने आप में क्या है, क्रांतिकारी है, अपने आप में क्या है, क्रांतिकारी है। एक ब्रिटिश इतिहासकार है मैके, उनको जो है नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा दिया उन्होंने। नियोलिथिक रिवोल्यूशन बोलते हैं एक्चुअल में इनको वो, ठीक है, नियोलिथिक रिवोल्यूशन। कारण उसका क्या है कि यहां पर मानव जो है खेती करना सीख गया, ये बड़ा परिवर्तन लेके आया। ठीक है, ये जो है बड़ा परिवर्तन लेके आए। इसके समकालीन साथ में जो है और थोड़ा आगे के क्रम में और कौन सी संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, कैलकुलिथिक कल्चर कहते हैं। ये तांबे और पत्थर का प्रयोग करने वाले जो है कई लोग, अलग अलग क्षेत्रों में उनका विकास हुआ, कई अलग अलग क्षेत्रों में। तो नवपाषाणिक बस्ती भी है, और बस्ती मतलब क्या है, बस्ती मतलब ग्रामीण बस्ती है जो स्वावलंबी है, जो कैसे है, स्वावलंबी है, जिनमें कृषि का बहुत ठीक ठाक प्रकार से उत्पादन होता है, और वो अतिरेक उत्पादन भी करता है। उस अतिरेक उत्पादन जो हुआ उस पर स्वाभाविक है जो अधिकार रहे, जिनका अधिकार होगा वो समाज में प्रभुत्व स्थापित कर लेगा। तो उसको प्राप्त करने का प्रयास सभी करेंगे। ये इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर उत्पादन जो है बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। उत्पादन महत्वपूर्ण है, इस वजह से वो उत्पादन जिससे हो रहा होता है उनकी वो पूजा करेंगे, उसकी वो आस्था रखेंगे, उसके प्रति वो आस्था रखेंगे। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं ये, ठीक। इसीलिए जो है वो उर्वरता की जो है, जो शक्ति है, प्रजनन शक्ति है, उनकी वो पूजा करेंगे, उसके प्रति वो आस्था रखेंगे। इसीलिए आगे के काल में, आगे का मतलब कब की बात कर रहा हूं मैं, हड़प्पा वाले फेज में मातृ देवी, वृषभ और लिंग पूजा, ये कैसे आया, बेसिक सोर्स यही है इनका। ये समझ में आ रहा नहीं है। तो इस प्रकार से कौन सा, तो ये क्या है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव। तो यहां पर क्या है, खाद्य उत्पादक है ये। तो खाद्य संग्राहक से, आखेटक खाद्य संग्राहक से किस तरह से जो है मानव कैसे बन गया एक खाद्य उत्पादक की ओर। समझ ना, एक फ्लो है, एक लंबी दीर्घकालिक प्रक्रिया का परिणाम है। अब इसमें जो है, अब इसी का बताया मैंने कौन सा, ताम्र पाषाण वाला भी है। अब इसमें कई स्थल आएंगे, सब स्थल के नाम है अलग अलग, ठीक है। जैसे कि पूरा पाषाण वाला फेज है, तो पूरा पाषाण वाला फेज मतलब कौन सा, इसमें एक तो कौन सा हो गया, भीमबेटका वाला हो गया, नर्मदा नदी घाटी वाला हो गया, बोलन नदी घाटी है, सोहन नदी घाटी है, ऐसे बताओ ना इसमें से। ये कृष्णा नदी घाटी है, बताओ गोदावरी प्रवरा नदी घाटी है, उसमें स्थल ऐसे दिमाग में आ जाएगा। जबकि मैं पहले से बता रखा हूं कि आपको नदी घाटी को दिमाग में रखना है, चार स्थल तो नाम ऐसे ही आ जाएगा। सिंधु नदी घाटी है एक, इस तरफ जो है सोहन नदी घाटी है उधर पाकिस्तान वाला, बोलन नदी घाटी है मिर्जापुर वाला, यही तो याद कर सकते हैं ना ये, ठीक है। और कुछ नहीं तो इधर फिर इधर ये छत्तीसगढ़ में ही याद कर लीजिए, कमरा पहाड़ी और सिंगनपुर महादी घाटी में, ये भी तो है। समझ में आ रहा है ये। और इस तरफ जो है गोदावरी और प्रवरा को याद कर लीजिए, उस तरफ फिर जो है कृष्णा और वो कृष्णा वाले को, कृष्णा तुंगभद्रा वालों को याद कर लीजिए, वहीं से कहीं नाम निकल आ जाएगा वो। इतना ही है ना, ठीक है। तो नाम नहीं मिल रहे हैं ऐसे तो कोई बात है ही नहीं है ये, ठीक है। कारण क्या है कि उनको हम निकाल नहीं पा रहे हैं, और कारण निकालने नहीं निकालने कारण क्या है, हम डायरेक्टली उनको याद करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि वास्तविक में क्या है, थोड़ा सी बड़ी चीजों को याद कर ले, और याद रहता है स्वाभाविक वो, तो उससे क्या लिंक कर दे, उस जगह को लिंक कर दे हम, यही है ना ये। तो निम्न पूर्व पाषाण काल में भी ऐसे ही कह सकते हैं। फलक संस्कृति है, सोहन नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी है, और कौन सा, नर्मदा नदी, ठीक है यही। और आगे और कुछ हुआ तो चंबल भी ले लो, नहीं दिमाग में आ रहा है तो फिर ये भीमबेटका है, आदमगढ़ है, मास्की है, पिगले हिल है, संगनकल्लू है, कुंतलूर है, और उधर पय्यमपल्ली, वो सब कुछ है ना, ठीक है। फिर मध्यपुरा वाला है, मध्यपुरम भी क्या है, सेम स्थिति है, ठीक है। उच्चपुरा में ठीक है। फिर मध्यपाल में पहले क्या है, ये फलक, फिर सिल्क, वो सल्क, उसका क्या फलक सल्क, दोनों बातें हैं ये, ठीक। विस्तार समनदी घाटी वाला है,
अब इसमें जो है स्थल की बात कर लेता हूं मैं, ये कुछ कुछ स्थल कहां पर है। ये पहलगांव कहां पर है, पूरा पाषाण काल के है ना ये पहलगांव, दिमाग में आना चाहिए ये, इतने सारे नाम यहाँ पर है। पहलगांव कहां पर है, कश्मीर का है। ठीक, हथनौरा कहां पर, मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहां पर, मध्य प्रदेश। आदमगढ़ कहां पर, मध्य प्रदेश। लोहदा नाला बहुत महत्वपूर्ण जगह है, कहां पर, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और नेवासा चलो आसान है, क्या है, महाराष्ट्र। और भी कई स्थल है, सोहन नदी घाटी ले लीजिए उस तरफ, बेला नदी घाटी ले लीजिए इस तरफ, समझा रहे। ये एक जगह का और नाम है, चिराद भी एक जगह का नाम है बिहार में, ये भी हो गया ये। ठीक है, मध्य प्रशांत में, तो मध्य प्रशांत में क्या है, बागोर कहां पर, राजस्थान में। लंगनाच गुजरात में है। ठीक है, सराय नहर राय उत्तर प्रदेश में है। महादया ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, वादमगढ़ मध्य प्रदेश में। पंचमढ़ी कहां पर, मध्य प्रदेश में, तो बताया था मैंने ऑलरेडी ये। ठीक, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नवपाषाण काल में जो है मेहरगढ़, इसको भूलना नहीं चाहिए कभी भी हमें ये। ठीक है, साक्ष्य मिले हैं, खेती के साक्ष्य मिले हैं, मेहरगढ़ है। बुर्जहोम है, जन्म स्थल कहते हैं एक्चुअल में इनको वो, बुर्जहोम। ठीक है, और क्या है, गुफकराल गुफा, कहा गढ़तावास मिला हुआ है, कुम्हार का घर है ये। कोल्डी हवा, चावल के साक्ष्य मिले यूपी में। ठीक है, और महादया कहां पर, यूपी में। चौपानी मांडो कहां पर, यूपी में। चिराद कहां पर, बिहार में। संगनकल्लू कर्नाटका। मास्की, यही है ना ये। ठीक है, और उधर आंध्रा में क्या है, एक उतनूर भी है एक। ठीक है, और एक कर्नूल भी है उस तरफ। कुछ नहीं समझ में आए तो नागार्जुन कोंडा कह दो, और क्या। वहीं पर तो नागार्जुन जो है, नागसेन जानते हैं ना ये, वहीं पर जन्म हुआ है उनका। वहीं फिर बाजू में फिर अमरावती गए थे, वहां फिर सिरपुर गए, सिरपुर से नालंदा, नालंदा से कहां पर, तक्षशिला। तब जाके उन्होंने मिलिंदर मीनांडर को प्रश्न का उत्तर बताया, समझ में आ रहे हैं ये। तो दिमाग ऐसे चढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर आड़ा टेढ़ा करके। ये पिकली हिल है, पय्यमपल्ली मालूम होगा ना। ठीक है, तो अब पिकली है और पय्यमपल्ली कहां पर है, वही मद्रास वाला, तमिलनाडु में है ना ये। मद्रसी संस्कृति, मद्रसीय मद्रसीय संस्कृति, पूछा ना, प्रश्न पूछा है अभी हाल ही में 2023 में। अब उसमें अब तो किसके बारे में पूछा है, अब नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ अब जानते तो है ही नहीं है। अब क्या जानते हैं कि हाँ, तो पूरा पठन काल पय्यमपल्ली वहां पर मद्रास के पास में। अब मद्रास को इतना पता होना चाहिए, और नहीं पता तो ऐसे भी कुछ बेसिक तैयारी करने को मतलब। हाँ, ठीक है, तो मद्रासी संस्कृति ये कहीं पढ़े नहीं होंगे ना, मगर दिमाग कैसे लगाना है, थोड़ा सा स्मार्ट बन के, ये डू स्मार्ट, थिंक स्मार्ट एंड राइट स्मार्ट, यही है। ठीक है, नहीं जानते तो भी आपको जो है यहां वहां करके जो है, समझ रहे हैं ना, जो कि मतलब यहां वहां करके आपको लिख देना है फाइनली। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पय्यमपल्ली। ठीक है, पय्यमपल्ली है, वो भी याद नहीं आ रहा है तो एक और नाम लगे हाथ याद कर लो, कौन सा, नाडापल्ली। वो भी नहीं आया, गोलापल्ली, ये भी कह लो, ये तो पता होगा ना ये, सर पटाए होंगे भी ये। गोलापल्ली कहां पर, वो कहां पर, नाडापल्ली। ठीक है, और ठीक ठाक अगर सीधा याद नहीं हो रहा है तो उल्टा याद कर लो ना। देखो, हमें मतलब किससे है, याद करने से है। हमें मतलब किससे है, याद करने से है। ठीक है, अब समझ रहे हो ना जो कह रहा हूं मैं ये। ठीक है, तो वैसी चीज क्या है, ताम्रपाषाणी के स्थल। ताम्रपाषाणी के स्थल में सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं आया तो दिमाग में ताम्बावती, तो दिमाग स्वाभाविक रूप से आना चाहिए, ताम्बावती। ठीक है, खेतड़ी, दो तो तांबा जहां पर उत्पादन करते हैं, ये दो नाम तो ऐसे ही याद हो गया। ठीक है, दो नाम और याद कर लिए। ठीक है, तो एक कौन सा हो गया, दाइमाबाद, ये इंपॉर्टेंट जगह का नाम है। दाइमाबाद कहां पर है, ठीक है, और ये तो आपको याद करना ही है ऐसे भी, क्यों, क्योंकि हड़प्पा का सबसे दक्षिणी स्थल है, विस्तार वहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और कहां पर है ये, महाराष्ट्र अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है। एक जगह है इनाम गांव, इमाम गांव है, ये भी हड़प्पा वाला स्थल है, महाराष्ट्र में। नेवासा है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्या है, तो ऐसे कुछ कम से कम कुछ तो दिमाग में रहना चाहिए ये, कुछ तो दिमाग में रहना चाहिए ये किसके बताया मैंने अभी, पूरे सेगमेंट ले लिया ना मैंने इसमें से ये। अब उसके बाद फिर जो है आज हमें जो पढ़ना है क्या है, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, अब हड़प्पा संस्कृति पढ़ने से पहले जो है थोड़ा सा देख लें आप लोग, तो उससे आपको जो है मैं जो समझाऊंगा उसमें कल्पना करना आसान रहेगा आप लोगों के लिए। उसमें जो है, अब ये तो समझ में आ रहा होगा किस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना ये। ठीक है, जगह का नाम हो सकता है भले ना दिखे, मगर बेसिक बातें समझ में आना चाहिए। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर
पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जहां पर भारत और साथ में क्या है, पाकिस्तान है। भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान का उत्तर उत्तर पूर्वी और मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व और दक्षिण, इसमें, ठीक है। तो ये भारत का लगभग ये 1/3 है। भारत का लगभग वर्तमान जो भारत है ना, 32,85,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, और इसका जो क्षेत्रफल है, जो और भी हालांकि अब तो एक्सटेंड कर गया है, क्योंकि नए नए स्थल और भी मिले हैं, तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मीटर है ये। कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है इनका, मतलब क्षेत्र इनका विस्तार काफी ठीक ठाक है। तत्कालीन समय में जो है, और ये दो सभ्यता, तत्कालीन समय मतलब कब की बात कर रहा हूं, लगभग मैं 3000 बीसी के आसपास की बात कर रहा हूं, 3500 बीसी के आसपास बात कर रहा हूं। उस समय जो है दो समकालीन और सभ्यता हुआ करता था, प्राचीन सभ्यता, ठीक है। उस समय जो है दो समकालीन प्राचीन सभ्यता विश्व स्तर पर। उस समय एक कौन था, इस तरफ कौन सा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और एक जो है मिस्र की सभ्यता। दो ही सभ्यता एक्चुअल में, एक उधर नील नदी के किनारे, और इस तरफ दूसरा कौन सा है, दजला और फरात नदी के किनारे, जिनको सुमेरु सभ्यता भी कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, सेमुरी सभ्यता, सुमेरु सभ्यता। समझ में आ रहा है ना ये। इस प्रकार से दोनों क्षेत्रफल अगर जोड़ दिया जाए, इस तरफ जो है जो मिस्र की जो सभ्यता है, और इस तरफ सुमेरु सभ्यता, जिनको मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं, दोनों के अगर क्षेत्रफल को भी जोड़ दिया जाए, दोनों के एक साथ जोड़ करके, तो भी जो है ये सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र विस्तार है वो क्या है, अधिक है। समझ रहे हैं, ये इसकी महत्ता, इनकी विशालता ही इसकी महत्ता है, ठीक है। तो इसने जो है अभी तक जो है इसकी खोज से पहले, 1924 में जो है लंदन में जो है जब इसका प्रकाशन किया गया और औपचारिक रूप से घोषणा किया गया, वो जॉन मार्शल और राखलदास बनर्जी ने, कहां की बात कर रहा हूं मैं, लंदन में औपचारिक रूप से जब घोषणा किया गया, ठीक है। तब उस समय जो है भारत की जो सभ्यता सबसे प्राचीन, भारत की जो प्राचीनता है, भारत की जो प्राचीनता कहां तक माना जाता था, वैदिक तक। और वैदिक मतलब कैसे, ग्रामीण संस्कृति, ठीक है, कैसे, ग्रामीण संस्कृति। और ये जो 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 ब्रिटिश जो यहां पर आए, ठीक है, वो किस बात को क्या कह रहे हैं एक्चुअल में, क्योंकि यहां पर क्या है, लोग असभ्य है। ग्रामीण मतलब क्या मानते हैं, वो असभ्य मानते हैं। अब उनके जो बाद में जो है, उनके जो ग्रीक बेबीलियन जो सभ्यता है, उनकी जो सभ्यता जो बाद में विकसित, बात कहे ना, ठीक है, तो वो क्या है, नगर वाले थे ये, ठीक है। और हमारे में क्या है, नगर नहीं है, वैदिक वाले में तो क्या मानते हैं कि वो हम लोग असभ्य है और वो क्या है, सभ्य है। और इसीलिए उनके ईश्वर ने, उनके जो ईश्वर है, उसने यहाँ के लोगों को सभ्य बनाने के लिए भेजा है। वो अपनी औपनिवेशिक शासन को वो जायज ठहराते हैं, सही ठहराने का प्रयास करते हैं, मगर यहाँ पर पासा जो है उल्टा पड़ रहा है। समझ में आ रहा होगा भी ये, ठीक है। और इसी क्रम में इतिहास को ऐसे ही लिखा गया, जो कुछ भी सोचा गया भारत के बारे में सब खराब, सब कहां से आया, उड़ते उड़ते पश्चिम में आया है। समझ रहे हैं, कोई कह रहा है सेंट्रल एशिया के उधर वेस्टर्न वाला पार्ट है, वहां से आया, मगर वो वहां पर कहां से आया, पश्चिम से आया, पश्चिम से वहां उड़ा, वहां से फिर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उड़ गया, वहां कुछ। समझ में आ रहा है ना ये। तो उनके जितने भी सिद्धांत दिए, दृष्टिकोण कैसा है, अपनवेशी के रहे, भाई के चश्मा खराब कर रखा है, तो देखेंगे कैसे खराब, ठीक। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये पहले बात तो ये है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र किसको बताया मैंने, भारतीय उपमहाद्वीप में। अब कुछ कुछ स्थल है इसमें, हड़प्पा तो ऐसे नाम जानते हैं, मोहनजोदड़ो जानते हैं, ठीक है, राखीगढ़ी है ये भी नाम जानते हैं, मेहरगढ़ भी नाम जानते हैं, कुर्डी हवा भी नाम जानते हैं, दाइमाबाद भी नाम जान चुके हैं, मामगांव भी जान चुके हैं। समझा रहे ना ये। तो ये है इधर मोहनजोदड़ो हड़प्पा, सब क्या है, ताम्र प्रसारणिक भी रहे हैं, ताम्र प्रसारणिक स्थल भी है वो, ठीक है। और इसे बुर्जोहोम है, वो गुप्तराल भी था इस तरफ, ये सब नौपाषाणिक स्थल है ना, क्योंकि आगे चल नौपाषाणिक स्थल का ही क्या होगा, विकास होगा वो, ठीक। ये हो गया। अब उसके बाद ये क्षेत्र बस दिमाग में रखना है, ये कौन सी नदी है, ये तो जो है सरस्वती वाला है, ठीक है, इसको छोड़ दो। थोड़ा सा मैंने दूसरा पेज खोल लिया ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक, ज्यादा हो गया। ये देख लीजिए, ये एक मटका है जो बनाने का प्रयास कर रहा था मगर अच्छा नहीं बन पाया था, ये वही समझ लीजिए आप, ठीक है। और ये भी जो है दूसरा लिखा है, ये शाही थम जागीपन क्या है, विद्वान है, ये भी
ये समझ लो ना, छोटा वाला है। तब जब वो देखे होंगे भेड़ चराने वाले लोग ऐसे बनाकर लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब वैसा मान लीजिए चित्रकारी है, दिमाग में ये सब देख के थोड़ा देख लेना है इसमें, इसलिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको जब मैं समझाऊंगा भी तो फिर आप उनका कल्पना कर सको, एक परिकल्पना जो है कर सके, दिमाग में फ्रेम बनना चाहिए। ये देखो ऊंचा टीला है, कहेंगे जब बताऊंगा कि हाँ उनका टीला, ऊंचा टीलों में भी घर बनते थे और वहां पर थोड़ा उच्च वर्ग के लोग रहते थे, तो दिमाग में ऐसा आना चाहिए। ऊंचा टीला है इसका मतलब कुछ नीचा टीला भी होगा, तो समाज में क्या होगा, ऐसी असमानता आ गया, ठीक है। एक ये हो गया। अब ये जो है नीचे इधर भी अगर थोड़ा सा इनको दिखा दूं तो ये क्या है, दिख रहा है, हाथी है, ये बैल है, ठीक है। और ये बाकी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, ऐसे भी कुछ कुछ है, ये सब क्या है, मिट्टी के टेराकोटा है, टेराकोटा फिगर है एक्चुअल में, मृण मूर्तियां, क्या बोलते हैं, मृण मूर्तियां। मृण मूर्ति मतलब क्या हुआ, मिट्टी के मूर्तियां, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और ये क्या है उनके, ये क्या है उनके जो मिदभांड है, उनके मिदभांड के टुकड़े हैं बेसिकली, समझा रहा ना, ये कैसा सजाया हुआ है पत्तों से, रंग है, ये रंग का प्रयोग किया है जो लगभग आज भी वैसे ही बना हुआ है। ये योगी दिख रहा है, ये पालथी मार के बैठा हुआ है, योगी है, क्या कहेंगे, महायोगी है, पशुपतिनाथ। आसपास में जो है पशु पक्षी जो है घूम रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, और बैठा हुआ है, तो क्या कहेंगे, पशुपतिनाथ, यही वाला है ना ये, ठीक है। ये हो गया, ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो समझ में, ठीक है, आपको तो आएगा ही आएगा, नहीं जब इतिहासकारों को समझ में नहीं आया है तो फिर छोड़ ही दीजिए, समझ में आ रहा है ये सब। तो ये क्या है, उनकी लिपि है, ये समझ में आना चाहिए। और कैसा चित्र बनाया हुआ है, कैसा है, पिक्टोग्राफी है, जैसे कि चिन्ह, ये सब देखो समझ में आए, ये उनके बाट है, बाट समझते ना, ये बाट मापने वाला, ठीक, ये है पत्थर के बटखरे, नहीं नहीं ये बटखरे है, बटखरे मतलब क्या हुआ, धारा वाला से मिला हुआ है, ये तो ऐसे ठोकने वाली है, कौन कहता है ना वो मसाला वसा ठोकते हैं, ये वाला है, ये छोटा छोटा वैसे कुछ और है, ये उनके कुछ इस प्रकार से बर्तन बर्तन मिले हुए हैं इस तरह के। ये भी जो है, ये उनके मटके के जो है मिले, समझ ले कलर, कलर कैसे ही, ठीक है, उनके टुकड़े हैं मटके के, मितभांड के टुकड़े है ये। और ये तो जो है एक है, पर ये टूट गया है, छोड़ दो, ये समझ में आ रहा है, ये कल्पना कर, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर भी कुछ लिखा है, थोड़ा सा जल्दी देख लीजिए। ये जो है किसका है, ये किसका है, बनावली का है। कहाँ पर है बनावली, हरियाणा में। ये तो ये देखो, ये ऐसा इनका घर और ये पूरी संरचना है इनकी, ये दिमाग में ध्यान रखना है ये, ठीक। उसके बाद फिर ये देखो, ये इनका जो है गली है, ऐसा मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क है, लगभग 10 मीटर, है ना, 10 मीटर था इनका, ठीक है। पीएससी में क्वेश्चन पूछा है कितने मीटर था, हाँ अब क्या करें, प्रश्न 2022 से पूछा है मेरे ख्याल से, ये मतलब वो लंबाई और चौड़ाई, अब उतना तो याद है तो अच्छी बात, और नहीं तो फिर ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। 10 मीटर था इस तरफ, 2 और 3 का, तो कभी कभी कुछ थोड़ा छोटा वाला था, 2 मीटर तो 3.5 मीटर का, और कुछ 3-4 मीटर, 3 मीटर ढाई का, ठीक। अब ये संरचना उनकी है दिमाग में, ये जो है देखो देखो, लोथल का डॉकयार्ड है, ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पर जहाज आते थे यहीं पर, और यहीं से वापस चले जाते थे, और ये कहाँ जुड़ा हुआ था, नदी से, समझ में आ रहा है ना, ये इस तरह से। तो दिमाग ऐसा लगाना है, ये क्या है, घर बने हुए हैं, 1 मंजिला 2 मंजिला, सीढ़ी बनाया गया है, उसी सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और उसी सीढ़ी से नीचे भी आ जाते हैं। ऊपर बना किस था, लकड़ी का छत था, लकड़ी की छत तो हजारों सालों में तो खराब हो जाएगा, मगर न्यू ऐसा देखो, ईंट जो है, ठीक समझ रहे ना, ये पक्की ईंट का प्रयोग करते हैं, वो भी जो है बड़ी बड़ी पक्की पक्की ईंट का प्रयोग करते हैं, लाल रंग का ईंट का प्रयोग है इनका, ये देखिए दिख रहा है साफ साफ ये, ठीक है। तो ये गारे इनके जो है चूना चूना, ये सब, ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है। तो ये इनके ये क्या है, धौला विराम मिला हुआ है, सिजेटल बोलते हैं इनको वो, ठीक है। और ये देखो, ये कुआं है, समझ नहीं, है प्रत्येक घर में कुआं है, अब कुएं जो है वहां से खराब पानी निकलने के लिए भी ऑप्शन बना हुआ है, बस कल्पना कर लीजिए। ये जो है मूर्ति है, मातृ मूर्ति बोलते हैं ना, महिला की मृण मूर्ति, जो भी मूली है मूर्ति है, मिट्टी के जो है टेराकोटा है मूर्ति, ये जग सुराही, ठीक है, बेलनाकार पात्र हो, ये जो है मूर्ति है, ठीक समझ रहा है, ये मृण मूर्ति एक महिला का, ठीक है, समझा रहा है, ये मिट्टी का है, टेराकोटा मिला हुआ है। ये शंख है, लोथल से प्राप्त है ये, ठीक है। ये जो है, ये वो अलेक्जेंडर कनिंघम उसको प्राप्त हुआ था, हालांकि बाद में उसने तवज्जो नहीं दिया, ठीक है, मगर बाद में इनको तवज्जो दिया गया। फिर क्या है, यूनिक, ये सील है, सील समझते हैं, सील समझते हैं ना, ये जो नगर में जो व्यापारी होते थे, व्यापारी, तो वो क्या है, नगरों का अलग अलग सील,
प्रत्येक नगर का बड़े अलग अलग व्यापारी तो अलग अलग उनका सील, मतलब नगर कितनी उन्नत, मतलब उसमें व्यापार का इतना उन्नत अवस्था, ये था ये। ठीक है, अब ये काल्पनिक पशु है, ऐसा देखे तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, ऐसा मानते हैं कि क्या है, एक काल्पनिक पशु है ये, जो एक उच्चता को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ऐसा कोई पशु उस समय का अस्तित्व में तो नहीं है, और बाद में भी ऐसा नहीं, किसी को नहीं इधर ऊपर सिंह निकाल दे कुछ कहेंगे तो सब गेंडे कहेंगे, कह सकते हैं गेंडे के, मगर अलग चित्र है, गेंडे तो है मगर उनके चित्र अलग और स्पष्ट है। यहां भी कुछ लिखा हुआ है, इनकी क्या है, लिपि। ठीक, समझ में आ रहा है ना ये, इसके मतलब लिपि किस प्रकार की है, इनकी भाव चित्रात्मक लिपि है, वो भाव प्रेजेंट करता है हर एक चित्रों के माध्यम से, जैसे कि चीन की, वही है ना ये। ठीक है, तो कल्पना करना, ये जो है वो मन के, ठीक है, मन के कहते हैं ना हम लोग, तो ये सब देखो, देखिए मन के है ये देखो, ये ऐसा एक छोटा सा पत्थर, ये छोटा सा पत्थर, पत्थर मतलब स्लेट है, तिलखिड़ी, ये फिर कोई चर्ट, स्फटिक, उससे बनते हैं ये। ठीक है, तो उसको फिर आगे इसमें उसमें छेद कर दिए, छोटा दूसरा वाला और दूसरा कलरफुल वाला दूसरा पत्थर ले आए, उनको भी छेद कर दिए और ऐसे ऐसे करके पहन लिए। ठीक है, ये क्या है उनका मन के, ये कड़ा, कड़ा समझते हैं ना, चूड़ी कंगन, ये है। ठीक है, ये सब मिला हुआ है, ये कहीं बनाया हुआ नहीं है ना, ये सब कुछ मिला हुआ है, ये सब मिला हुआ है, ये लिखा हुआ मिला है ऐसा ये। ठीक है, उसमें ये इस प्रकार की लिपि है, हड़प्पा के मोहरे, ये सब मिला हुआ है ये भी कल्पना कर लीजिए, ये देखो कुआं, और कुआं से यहाँ पर ये नाली, खराब पानी जो है निकले बाहर, ऐसा इस तरह की है। ठीक, ये सब दिख रहा है ना, ये देखो, ये क्या है, गैंडे, दिख रहा है, दिख रहा है, गैंडे से, गैंडे जैसे दिख रहा है, वही है, गड़बड़ हो गया ये। ठीक है, हस्त कुठार की, और ये हस्त कुठार उनका क्या, ठीक है, ये भी देखो इधर कुछ कुछ मिला हुआ है, तो ये बहुत सारे ऐसे ये सब मिला हुआ है, चित्रकारी है, ये देखो, ये मटका वाला है, ये सब मिला हुआ है, ये यहाँ तक, ये कल्पना करने में आसान होगा आपको, घोड़ा, ये जूता वो खेत कालीबंगा से, ठीक है, और ये लोथल से, ये सब दिमाग में रखना है आपको, कंटेंट जब लिखना है ना, लोथल के बारे में 30 शब्द लिखना है, बता दीजिए, लोथल एक प्राचीन बंदरगाह था हड़प्पा काल के, और वहां पर डॉकयार्ड बना था, जहां पर से जहाज जाते थे और वहीं पर से जहाज आते थे, और वो लास्टली जो है नदी से जुड़े हुए थे, वहां फिर बाहर चले गए विदेश। ठीक है, और साथ में और बता दो, वहीं पर अग्निकुंड भी मिला हुआ है, और क्या है, घोड़ा का साक, घोड़ा का टेराकोटा मिला हुआ है, हो गया 30 शब्द, इतना ही दिमाग लगाना है ये, समझ में आ रही है। ठीक, ये जूते हुए खेत है, कहां से मिले हैं, कालीबंगम, आज भी ऐसे ही जोतते हैं हम, पता है ना ये, आज भी ऐसी जुताई होती है सेम स्थिति में ये। ठीक है, उसी को बताया गया है यहाँ पर, ये क्या है, अग्निवेदी है, समझ रहा ना, ये हवन कुंड वाला अग्निवेदी, तो दिमाग में ऐसा रहना चाहिए एक्चुअल में, ये तो खैर उसका है। और ये किसका है, कालीबंगा से गढ़ चबूतरे में हड़प्पा का 7 अग्निवेदी, एक साथ 7 अग्निवेदी है, कल्पना कर सकते हैं ना ये, तो अग्निवेदी कितना महत्वपूर्ण था यहाँ पर भी। ठीक है, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, कालीगंगा, ये कालीबंगा का, ये भी क्या है, कालीबंगन का है ये। ठीक, और एक लोथल में भी मिला है अग्निकुंड वाला अग्निवेदी। ठीक है, और ये देखो इनके चक्के राखी गढ़ी से मिला हुआ है, स्पोक बने हैं ये, समझा रहे ना ये, तो एक चक्के में पहिए मतलब कैसा, एक सीधा सपाट पूरा एक साथ लकड़ी के बड़े तक्के को हमने गोल काट दिया, उसको बीच में से, उसमें दोनों के बीच ऐसा लगाने वाला, तो ये दोनों के बीच लगाने वाला भी मिला हुआ है, दोनों के बीच लगाते हैं ना ऐसे, ये रॉड छड़ मोटा वाला, वो भी मिला हुआ है। ठीक है, और ये चक्के तो टेराकोटा मिला ही है रेडी, ये देखो टेराकोटा है ये, मिट्टी के, अब लकड़ी के जो है उस समय के तो नहीं मिलेंगे, ये सड़ गए होंगे ना लंबे समय तक ये। ठीक है, और ये इस प्रकार से, ये जो है घोड़े के जो है मिला है गोनूर में, वो थोड़ा अफगानिस्तान ऊपरी क्षेत्र में, जगह का नाम है गोनूर, ये घोड़ा है, घोड़े के अवशेष है। ठीक है, दिख रहा है ये पैर लंबा थोड़ा इस तरह का ये। ठीक है, ये तो बनाया गया है, तो ये बताया था मैंने, देखे हैं आप लोगों ने, दिखाया था मैंने क्या, नहीं, एक एक मिट्टी के है, ये नसौरा से मिला हुआ है, नौसारों से मिला हुआ है, मिण मूर्ति है। ठीक है, गले में जो आभूषण है पीले रंग के पोता गया है, इसका मतलब सोने है, गले में क्या पहने हैं, हाँ, और इस तरफ क्या है, देखो इसके बाल, और इसके बाद क्या है, बीच में सिंदूर भी लगाया है, इतनी इतनी लंबी परंपरा है ये, समझ में आ रहा है ना ये, अभी दिख रहा है ये, नहीं दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब ये तो दिख रहा होगा कि पीपल के पत्ते को उसने कैसे सजा रखा है यहाँ पर मटके में, मृदभांड में। ठीक है, तो ये सब तरीका है एक्चुअल में इनको, अगर ये सब कल्पना कर पाएंगे तो फिर आप इसे देखिए, मतलब अब इसमें कला बताना है आपको तो क्या बताएंगे, मिण मिण मूर्ति कला, एक ये हो गया, उधर फिर
कहीं पर अब ये बता देंगे कि इसमें मृदभांड कला, ठीक है, उसके बाद चित्रकारी कला, ठीक है, फिर पेंटिंग, ठीक है। तो ये सब सोचना है एक्चुअल में, आपको मैं जब बताऊंगा तो सोचते चले जाना है, ऐसा ही है। उसके बाद फिर ये तो ठीक है, आगे का है, ये मिला है कहां से, मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल मिला। ये देखो पहन रखे हैं कैसे, राजस्थान वाले क्षेत्र में आज भी पहनते हैं, और ये तो मिला ही है कुणाल से, चांदी की कुंडलित चूड़िया, देखो है ना, राजस्थान में आज भी प्रचलन में है, ठीक है। ये उनकी निरंतरता है, हड़प्पा संस्कृति की निरंतरता, मतलब इस प्रकार की बातें ये, तो निरंतरता जब बतानी है हमें, ये हड़प्पा संस्कृति की निरंतरता को समझाइए, तो हमें कुछ बेसिक ऐसे कुछ मूल्य जो वर्तमान में हड़प्पन भी थे और वर्तमान में भी है, उन बातों को हमें बताना है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे अगर मान लो हड़प्पा संस्कृति की निरंतरता को समझाइए, तो हमें ऐसे समझाना है देख करके इनको, वो कि कांसे की जो है मूर्ति उस समय बने हैं और आज भी कांसे की मूर्ति बने हैं, मालूम है ना। ये टेराकोटा उस समय भी बनते थे और आज भी क्या है, टेराकोटा भी बनते हैं। मृदभांड उस समय भी बनते थे और आज भी मृदभांड, पहले भी उसको जो है ऐसे सजाते थे और आज भी उनको सजाते हैं। अग्निवेदी उसमें भी मिला हुआ है और आज भी क्या है, अग्निवेदी मिला हुआ है। उस समय भी उसमें शिवलिंग है और आज भी क्या है, शिवलिंग मतलब लिंग पूजा, और यहाँ पर भी आज भी वर्तमान में क्या है, लिंग पूजा का प्रचलन है। स्वास्तिक उस समय सबसे प्राचीनतम रूप में गिरा हुआ है और आज भी स्वास्तिक एक बड़ा अच्छा पवित्र चिन्ह के रूप में माना जाता है, समझा ना। ये उनकी निरंतरता है, ठीक है, उनकी क्या है, निरंतरता, ये बता देना है। ये एक क्या बना है इनका, शंकु जैसा है, जो भी है देख लीजिए। और ये क्या है मालूम है, ये ठीक है, प्रसाधन यंत्र, वो नाखून नाखून काटने का होता है ना, ये ऐसे गांव देहात में देखोगे दो तीन से चिमटा और वो काटने को लेके घूमते रहते हैं, ठीक है, कुछ काटा चुभ गया उनको निकालने के लिए, ठीक है, ये वाला स्थिति है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा कल्पना कर लेना है। ये है जो मिला हुआ काली बंगा से मिला हुआ जो है पक्की मीट की जो है क्या, लिंग योनि, ये लिंग पूजा इसीलिए कहते हैं एक्चुअल में ये, ठीक है। ये बैल है, बैल में जो है उसके यहाँ पर उसके वो क्या बोलते हैं, जंगों पर जो है त्रिशूल 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 बना हुआ है, त्रिशूल अंकित है, दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, दिखा, हाँ ऐसे ही देखना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ ये क्या है, योगी, इसके मतलब योग की प्रचलन, योग की निरंतरता बताइए, ठीक है, इस तरह से ये। अब इसको बना के शिल्प कला देखेंगे, लेखन कला देखेंगे, समझ आ रहा है ना ये, इसको जो है अब समझ रहा है तराशने की ये सब चीजें क्या है, मुहर में है, ये मोहनजोदड़ो दिमाग में मोहनजोदड़ो प्राप्त हुआ है ये, ठीक है। ये चिन्ह प्राप्त हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट मोहनजोदड़ो प्राप्त है। कहां प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से। एक पुरोहित बांधते हैं एक्चुअली इनको वो, ठीक है, पुरोहित है ये। अब पुरोहित क्या है, साल ओढ़ा, देखो इसको कैसा फ्रेंच कट रखा, दाढ़ी रख रखा है, ठीक है, और बनाया मूर्ति कैसे है, देख रहे हैं ना, ये यहाँ मुकुट भी पहना हुआ है, मतलब उस समय जो है ये पुरुष लोग भी जो है थोड़ा सा सौंदर्य को महत्व दे देते थे, ये सब जो है। और यहाँ पर देखो ऐसे एक तरफ जो है साल, ठीक है, और ये इसको सजा भी है ये, और ये कैसा है, बुनाई है बेसिकली, दिख रहा है ना ये, तो बुनाई भी यहाँ पर है, कताई तो है ही सफाई की, फिर ये कताई बुनाई वो सब चीजें ये। उसके बाद फिर देखो ये क्या है, योग, योग के अलग अलग मुद्रा है, आसन, ठीक है, योग का हो गया। उसके बाद देखो ये बच्चे गप्पी खेल रहे हैं, गप्पी समझते हैं, ठीक है, आज भी खेले होंगे, नहीं हम लोग खेले हैं बचपन में ऐसे ही है, ठीक। ये देखो कुत्ता है, उसके गले में पट्टा बंधा हुआ है, पालतू कुत्ता है ये, समझदार नहीं है, मोहनजोदड़ो से मिला है। देखो ये देखेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ इसको मैंने देखा हुआ है, मुझे इसके बारे में लिख देना है। बोला मोहनजोदड़ो के बारे में क्या जानते हैं, बता दिए, कुत्ता मिला है कुत्ते के लिए क्या है, एक टेरा कुत्ता मिला है और उसके गले में पट्टा बंधा हुआ है, इसका मतलब पालतू कुत्ता था, कुत्ते को पाले जाते थे, समझा रहे नहीं ये। अब उसके बाद फिर देखो ये छोटी सी जो है मीन मूर्ति है, एक महिला का मानते हैं कि आपका स्वागत कर रहे हैं, ऐसा होता है ना, ये नमस्ते आपका स्वागत करते हैं, वो ऐसे सामने शादी ब्याह में खड़ा कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है ये तो कालीबंगा वाला हो गया, जुताई के साथ जो है, और ये हल टेराकोटा मिला है, ठीक है, बनावली से मिला हुआ है, ठीक है, ये इतना। और उसके बाद फिर ये यही गप्पी जो है थोड़ा सा नीचे दब गया है, ठीक है। और ये भी पासा है, पासा मनोरंजन वाला इनका, ठीक। ये शतरंज देख लीजिए, लूडो, ठीक है ना, ये सब मिला हुआ है, ये स्नानागार है ये ना, हाँ
ठीक है, दिख रहा है ना ये सीढ़ी नीचे, और ये लंबी चौड़ी है। इसके बाद ये तो है कुछ और मिला है यहाँ पर, बैलगाड़ी के पहिए की लील, बता रहा ना ये बीच का, समझ में? बैलगाड़ी के पहिए का कील, पहिए वाला मतलब क्या है, वो साइड लाइन में से घुसाते हैं ना ये वाला, दो तरफ पहिए के साइड, पहिए बाहर मत निकले करके, ये तो ये भी मिला हुआ है। ठीक है, ये टेराकोटा है, ये नमूना बनाया गया है एक्चुअल में। इस तरह से बैलगाड़ी पक्की मीट का, ये बैलगाड़ी पर सड़ गया मगर स्पेस बन जाता है वो, तो उसको बना लिया जाता है। आर्कोलॉजिकल जो रिसर्च है उसमें ऐसा होता है। तो ये ऐसा मिला है बैलगाड़ी, इस प्रकार से बैलगाड़ी बनाए जाते थे ये। ठीक, ये बहुत अच्छा मूल दिख नहीं रहा है, वही मुहर है एक, वो भी ये मिलो, देखो कल्पना कर सकते हैं ये। ठीक है, कमंडल है ऐसा मान लीजिए, ये भी कमंडल ही है। ठीक है, और ये क्या है उनका बर्तन है, ये ऐसा है क्या, और एक इधर वाला देखो, ये जो उसमें वो बनाते हैं ना आजकल, आमलेट ऑमलेट बनने वाला काम होता है, जो ये क्या फ्रेन बोलते हैं क्या इनको, वो पैन है ये। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे जो है अलग अलग, ये अलग प्रकार का जो है इनका सुराही है, फिर ये जो भी है। ठीक है, और ये लिखने वाला है ये मोहन जो पक्की मिट्टी के मॉडल, जो लिखने की तख्तियां को याद रहती है, लिखने की तख्तियां हैं बेसिकली, इस पर कुछ पट्टी वट्टी जैसे होता है ना, ये हम लोग भी गांव में देखेंगे पहले पट्टी मिट्टी के प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये भी तरीका है इनका ये। ठीक है, और ये भी ऐसे कुछ है। ठीक है, ये भी इस तरह ये मिला हुआ है। ये तो प्राचीन बताया था मैंने, एक पुराना वाला, ये समझ आ रहा है ये उनकी लिपि, समझ आ रहा है ये इस तरह का है ये। अब समझ आया कुछ ये? तो जब भी मैं अगर मैं कला की बात करूंगा, इसमें समाज के बारे में बात करूंगा, घर और विशाल स्नानागार, या फिर जो है कोई अन्नागार, हस्त कुठार की बात करूं, लोथल की बात करूं, तो डॉकयार्ड की बात करूं, ठीक है, तो कालीबंगा, तो दिमाग में कुछ बातें कम से कम आनी चाहिए। ठीक है, तो कई सारी बातें इसमें है, क्योंकि एग्जाम में जब पूछेंगे तो फिर हमें मतलब सभी चीजों को तैयार रहना है, ये रेंडमली है। ठीक है, तो बस उसको अलग अलग एंगल से सोचना है, ये तो उस पर ही मेनली डिस्कस कर रहे हैं हमें ये। अब इसमें जो है कई सेगमेंट है हड़प्पा को पढ़ने के जो है कई कई आयाम है इसके एक्चुअल में वो, मगर जो एग्जाम में जो हमारे जो महत्वपूर्ण है, जो पूछे जाते हैं, फिर जैसा अब तक पूछा गया है उनके बेसिस पर, ये उनके बेसिस पर ले रहा हूं मैं। क्या पूछा गया है, क्या सिलेबस है हमारा, क्या टॉपिक है? हड़प्पा। पहला टॉपिक क्या था हमारा? ऐतिहासिक काल। और उसमें जो है कौन सा लिए हम लोगों ने, एक पाषाण और ताम्र। अब दूसरे नंबर पे चल रहे हैं, ये कौन सा टॉपिक है? सिंधु सभ्यता। ठीक है, बनाइए, लिखिए, क्या है? सिंधु सभ्यता। अब इसके बारे में जो है, सिंधु सभ्यता के बारे में जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो इनका जो सिलेबस में तो यही है हमारे पास में, सिलेबस में लिखा क्या है हमारे पास में? सिंधु सभ्यता। मगर जो है इनको आप हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। ठीक है, इनको हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। इनको आप जो है अब वर्तमान में जैसे कुछ जो है, जो नेशनलिस्ट जो है, जो हिस्टोरियन है, उनके द्वारा जो है इनको सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। नेशनलिस्ट हिस्टोरियन की बात कर रहा हूं मैं, राष्ट्रवादी जो इतिहास लेखन जो है ना, उनके द्वारा इनको सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कह रहा है। सिंधु सभ्यता, या फिर हड़प्पा सभ्यता, या फिर सरस्वती सिंधु सभ्यता। अगर वास्तविक में अगर देखा जाए तो ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता है। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पर जो है, इसके बेसिस पर इस पूरे क्षेत्र का नाम, इसके उत्खनन पहले हुआ है। इस बेसिस पर नामकरण अलग से बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद में ये। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे? सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, ये बात है ये। अब इस पर जो है प्रश्न पूछा गया है, ये इस पर अब तक जो प्रश्न पूछा गया है उनको बता देता हूं मैं, थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, देख लेते हैं उनको। प्रश्न पूछे, हर साल लगभग प्रश्न पूछे हैं इससे, पर अभी तक ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, मगर प्रश्न हर साल पूछा है। जैसे कि जो है यहीं से है ये सेकंड टॉपिक ना ये देखो 2022 में 23 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ये, 23 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ये। एक क्या पूछा है उन्होंने? 2 नंबर के 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, दिख रहा है ये। एक क्या पूछा? हड़प्पा कालीन अन्नागार को, जब अन्नागार को पूछा, बोलते हैं विशाल अन्नागार, तो आपके दिमाग में स्वाभाविक की इस बात को हमें समझ जाना चाहिए कि भविष्य में जो है हमारे लिए क्या
जब अन्नागार पूछ सकता है तो फिर और स्नानागार पूछा जा सकता है। ठीक है, स्नानागार पूछा जा सकता है, ये है ना महत्वपूर्ण स्थल और जो सार्वजनिक स्थल कहते हैं ये। ठीक है, वो डॉक यार्ड के बारे में, लोथल में जो डॉक यार्ड है उनके बारे में पूछा जा सकता है सेपरेटली। ठीक है, जो ऊंचा टीला जो है मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा में जो प्राप्त जो ऊंचा जो टीला है उनके बारे में सेपरेट पूछा जा सकता है। तो दिमाग में कम से कम ये आना चाहिए। तो कम से कम अगर पूछा गया अन्नागार के बारे में तो 30 शब्द हमारे पास में कम से कम रहे। ठीक है, दिमाग में ये चलना चाहिए हमारा। ये दूसरा वैसे क्या है, सिंधु सभ्यता की कला प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ कलात्मक वस्तुएं, बहुत इजी पूछ दिया गया है। अब बहुत इजी तो नहीं कर सकता क्योंकि 60 वर्ड में पूछा गया है वो भी है। अब कौन सा कला की प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ कलात्मक वस्तुओं के नाम, 10 वस्तुओं का उल्लेख करें। तो कलात्मक वस्तु मतलब कौन सा, अब कितने सारे कला है अभी देखे हैं, कोई भी एग्जाम्पल बता दीजिए। तो पहले क्या बता देंगे आप, है शिल्प कला, चलो ठीक है, ये तो ज्यादा अच्छा होता कि कांस्य कला को बताया जाता। धातु कला में धातु युग है ना ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, स्थापत्य कला को बताया जाता, क्योंकि क्या है नगर, पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को बताया जाता है ना। कि जब मेरे बारे में कोई पूछेगा तो सबसे पहले जो है अपनी माता नाम का नाम नहीं बताऊंगा, मैं अपना नाम पहले बताऊंगा, मेरा नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों को पहले बताओ। ठीक है, तो एक तो नगर ज्यादा महत्वपूर्ण है देखा जाए तो वो, उसके बाद दूसरा में कौन सा है, वो धातु वाला है, ये भी महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, उसके बाद बाकी जो है अब शिल्प कला में जो भी बताना है, जो पसंद है आपको बता देगी। पुरोहित मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, वो कांस्य की नर्तकी डांसिंग गर्ल मिला है, ये बता दीजिए। ठीक है, मिदभान वाला मिला है, ये बता दीजिए। ठीक है, अब उसमें कुछ नहीं तो वो सील मुहरे बने हैं, ये बता दीजिए, है ना। नहीं, इतने सारे विकल्प है ये बताने के लिए, लिखेंगे और उसमें एक एक लाइन भी लिखेंगे तो भी क्या है, 6 ही तो लाइन, 7 लाइन थोड़ी लिखना है। देखिए बता कितना सकते हैं, 10 11 12 13 बता सकते हैं ये, दिमाग में आ रहा है ये। तो दिमाग को थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा खोल लेना है ये। ठीक है, ये हो गया, पूछ दिया। उसके बाद फिर क्या है, कलात्मक वस्तुओं के बारे में ना, मगर देखिए पूछा क्या है इसमें, कलात्मक वस्तुओं का उल्लेख करना है, ना कि जो है कला का पर्टिकुलरली। एक कलात्मक वस्तु मतलब क्या है, वो क्या पूछ रहा है आपको जो है, वो सीधे तौर पर जो है चलो मिदभांड बता दिए। एक ये कि मिदभांड जो बनाए हैं वो भी अलग अलग वाला मिदभांड, अलग अलग तरीके की मिदभांड है इनका। वो कहीं पर थोड़ा सा पतली टोटी वाला है, कहीं पर थोड़ा सा कुछ और है। ठीक है, डिफरेंट ये बताए उनको, वो मन के बता दिए उनको, मोहरे ये भी बता दिए। तो उसकी बात कर रहा है ये। ठीक, फिर क्या है, कालीबंग के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों का उल्लेख करें। ठीक है, मतलब जब कालीबंगा पूछा है इसका मतलब जितने भी स्थल है, प्रमुख स्थल, अब पूरे को तो याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रमुख स्थल मतलब कौन कौन सा हो गया, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, कहां पर है ये, पाकिस्तान में किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। कौन सा तट, दाया की बायां, दाया तट है ये, कौन सा है दाया तट। ठीक है, और रावी जिस तरफ इस तरफ कौन है, हड़प्पा, रावी नदी के किनारे है ये। ठीक है, कौन सा जिला है, मांडगोमरी जिला, वहां पर पाकिस्तान में है ये। ठीक है, अब उसके बाद फिर चहुदड़ो किस नदी किनारे है, चहुदड़ो सिंधु नदी किनारे है, चहुदड़ो है। ठीक है, ये नाम तो बहुत सारे हैं एक्चुअल में वो, अब किसी के बारे में पूछ सकता है, 30 शब्द के बारे में लिखिए, समस्या ये है ना। ठीक है, मगर समस्या नहीं है, ये बहुत आसान है ये। कैसे, हाँ समस्या उस समय हो जाता है तब जब आप बहुत दबाव में रहेंगे, तब उस समय जो है उस दबाव में जो है कुछ याद नहीं आता है, आता है बाद में, आता है एग्जाम से निकलने के बाद। ठीक है, तो दिमाग को थोड़ा सा क्या है, सरल रखना है आपको, वो दिमाग को थोड़ा सा सरल रखना है। सरल रखने का मतलब है कि आप जितना सहज रहेंगे, जितना कंफर्टेबल रहेंगे, आपके दिमाग में बातें उतनी तेजी से आएगा। ठीक है, तो कालीबंगा मतलब कहां की बात कर रहा हूं मैं, राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और आस में देखेंगे तो घग्गर नदी, ये भी बता दीजिए, आसपास क्षेत्र वाला है। कुछ नहीं दिमाग में आया तो काले रंग की चूड़ियां मिलता है, ये तो दिमाग में आएगा ही आएगा। और बता दीजिए इसमें वो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं, अग्निकुंड मिला है, ये भी बता दीजिए। इतना बहुत कुछ है बताने के लिए। अब लोथल है, लोथल क्या है भाई, ठीक है, वो जो है हड़प्पा कालीन क्या है, बंदरगाह नगर है, डॉकयार्ड है वहां पर, ये जो जहां पर कुछ नहीं शब्द मिल रहा है, तो जहां पर उसी से जहाज, वहीं पर जहाज आते थे उनके, जो विदेशी व्यापार करने जाते थे, दूसरे मतलब दूसरे बाहर क्षेत्र में जो व्यापार करने जाते थे, वहीं पर जहाज आते थे उनके, और जहाज वहीं से वापस फिर व्यापार के लिए चले जाते थे। मतलब एक प्रकार से क्या है वहां पर, एक वो
क्या बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं उनको हम, वो सामान को उतारने और चढ़ाने वाला डॉकयार्ड, यही हुआ ना? ठीक है, बता दीजिए। अग्निकुंड और बाकी तो मिला ही हुआ है। 30 शब्द बस ये है हमें। ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे एक पर्टिकुलर एक जगह का नाम को बारे में पूछ करके क्या मिला है, हम उन साक्ष्यों को बताना है एक्चुअल में। वहां पर ये जो एविडेंस क्या है, वो पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, हमें उनको बताना है। तो हमें कुछ न कुछ हमें ध्यान में रखना है, ये कुछ प्रमुख जगहों के बारे में। ये बाकी और सब पूछ सकता है ये। ठीक, लोथल का महत्व, ये डिफरेंट चीजें है। क्या दोनों प्रश्न एक ही है? नहीं, अलग है ये। लोथल का महत्व, तो लोथल का महत्व कैसे बताएंगे आप? इनका जो है क्या, हम्म, इनका क्या है महत्व? लोथल का जो है महत्व पहले क्या है भाई, उनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व ही पहले बताए। ऐतिहासिक महत्व पहले आएगा इसका, बाकी तो उसके बाद है ये भारत की जो है प्राचीनता को स्थापित किया है ना, ये इनके महत्व है। लोथल जो है एक ऐसे जगह है जो भारत में ना केवल भारत की सभ्यता की प्राचीनता को स्थापित किया। कितने प्राचीनता? 3000 साल पुराना, मतलब वहां से लेकर के पहली सदी से लेकर के, यही मतलब हुआ ना। ठीक है, उसको भी स्थापित किया, बल्कि ये भी स्थापित किया कि वहां पर उस समय जो है बाह्य व्यापार और नावों का प्रयोग करते थे व्यापार के लिए, ये स्थापित किया। ये इसका महत्व है, ऐतिहासिक महत्व। पहली बात है ये। उसके बाद फिर बाकी जो है आर्थिक महत्व बताएंगे इसमें। भैया यहां पर आंतरिक क्षेत्र से सामान लाए जाते थे, दूर दराज क्षेत्र से। ठीक है, यहां पर संग्रह करके रखा जाता था, और जहाजों का इंतजार करने के बाद इस नावों में, बड़े बड़े नाव में यहां पर उनको विदेश के लिए भेज देते हैं व्यापार करने के लिए। तो आंतरिक स्तर पर व्यापार को भी क्या है, उसने बढ़ावा दिया। इसका ये महत्व है। इनका जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, कुछ नहीं तो पहले बता दिए, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो क्या है उनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। ऐसे तो पॉइंट बनाएंगे ना तो दिमाग में आएगा कि हाँ, कुछ सोचने वाला प्राणी है ये। समझा ना? ये तो सोचने के क्या प्राणी है, सोचने के लिए क्या तरीके आपके पास में है? ऐतिहासिक महत्व बताइए, ठीक है, सांस्कृतिक महत्व बताइए। कुछ नहीं तो फिर जैसे अब तो खैर उस समय अब नहीं बताएंगे उसका, जैसे कि प्राकृतिक महत्व भी कह देते हैं, पर्यटन वाला में होता है ना ये। ठीक है, अब जैसे कि अमृत धारा जलप्रपात बताएंगे, है ना, तो उनका अपना अलग महत्व है। ये प्राकृतिक भी कह देंगे, प्राकृतिक महत्व है। एक अमृत धारा को तो नहीं, वो क्या है एक और जगह वहीं पर जहां पर वो सीता मियाँ जो है पहले वहीं पर रुककर खाना बनाए थे, मवई नदी के किनारे, सीतामढ़ी, हरचौका और घाघरा, है ना। ये तो उनका ऐतिहासिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक महत्व। ठीक है, इस तरह से तो सोचने की तरीके है ये। तो महत्व मतलब क्या है, आपको वहां से निष्कर्ष निकालना है जो साक्ष्य मिला है उससे। ठीक है, वैसी जो है मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा का महत्व, हड़प्पा का महत्व जब बताना हो तो क्या करेंगे आप? हड़प्पा का जब महत्व बताना हो तो क्या है, पहला महत्व क्या है, उसने ही, हड़प्पा ने ही जो है, हड़प्पा में जो उत्खनन में प्राप्त हुए साक्ष्य ने भारत की जो सभ्यता की जो प्राचीनता है उनको कई हजारों साल पीछे ले गया। पहला महत्व। दूसरा महत्व, विदेश में, विश्व स्तर में जो है, विशेष रूप से पश्चिम में भारत के प्रति जो दृष्टिकोण था, ये क्या है, असभ्य है। राइट, उसके ऊपर क्या था, वो कुठाराघात था। यही था ना, उनको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वो अब ये बातें नहीं कर सकते जावा के साथ कि वो सभ्य और हम असभ्य। समझा रहे हैं? ऐसी और भी कई बातें हैं ये। ठीक है, तो इसे महत्व मतलब इस प्रकार से सोचना है ये। उसके बाद फिर क्या पूछ लिखा है इसमें आगे जो है 17 की क्वेश्चन है ये, सिंधु सभ्यता के अंदर धातु मूर्तियों पर टिप्पणी कीजिए। 30 वर्ड में धातु मूर्ति। अब धातु मूर्ति मतलब कहां पर मिला हुआ है, वो तो दिमाग में आना चाहिए। कहां मिला हुआ है, कहां मिला है? डांसिंग गर्ल कहां पर? मोहनजोदड़ो में। दिमाग में आना चाहिए ये। अब कुछ नहीं तो मूर्ति देख ली है, अब बताएंगे हाँ कि उसने जो है ऐसे ऐसे यहाँ ये सब पहन रखा है, ऐसे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, उसके ऐसे बालों को, ऐसे लंबे बाल है तो उनको ऐसे, समझा रहा ना ये तरीका है ये। और यहाँ पर चूड़िया, यहाँ तक की पूरी चूड़िया है, श्रृंगार मतलब सौंदर्य प्रसाधन बहुत
समझा रहा ना ये, इस प्रकार से ये, तो ये सब तरीके हैं ये धातु, मतलब कौन सा धातु वाला है, कांस्य, उनका है ये। इसका मतलब ये है धातु की मूर्तियों पर टिप्पणी कीजिए, एक तो यही मिल गया इसमें से, इंपोर्टेंट ये जानते हैं। उनके बाद फिर जो है एक और क्वेश्चन है कुछ इसमें शायद ये पतन के 4 संभावित कारणों का उल्लेख 30 शब्द में है, तो यहां पर तो कोई दिमाग लगाना नहीं है। बड़ा क्वेश्चन अगर आता तो बहुत कुछ पूछ बताया जा सकता है इस पर ये, मगर अभी तक ऐसे प्रश्न नहीं पूछे हैं, तो क्या उसको थोड़ा सा डिटेल्स में नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है पढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ क्या है, 4 कारणों पूछे है, तो आपको 5वें नंबर के कारण तो बिल्कुल लिखना ही नहीं है। ठीक है, जो जितना पूछ रहे हैं बस उतना ही लिखे, टाइम भी बर्बाद होगा ना आपका ये। 4 लिखा है तो 4 कारण लिख के बस खत्म कर दीजिए इनको वो। ठीक है, तो लिखा भी कितने हैं, 30 शब्दों में, दिया कितने हैं, 4 लाइन। 4 लाइन में एक एक लाइन में जो एक एक 2-2 शब्द मिलेंगे, 3-4 शब्द वर्ड लिखने पड़ेंगे, उतने ही बस कर लीजिए, खत्म कर। संभावित कारण, तो वास्तविक तो कुछ पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे, संभावित कारण है ये। ठीक है, और अभी भी करेंगे तो फिर ऐसे ही करेंगे आप। ठीक, उसके बाद क्या है, सिंधु सभ्यता के उत्तरी भाग में स्थित किसी एक पूर्व विश्व में सेम स्थिति है, किसी एक पूर्व स्थल के बारे में बता देना है, कोई भी एक। चलो 4 नाम बताओ सिंधु सभ्यता के, 4 स्थल। हाँ हाँ ये तो फिर जो है रामायण सुनने के बाद में जो है ये वाला काम हो गया। भीमबेटका कहां से आएगा, प्रागैतिहासिक काल कहां पूछा मैंने अभी, सिंधु सभ्यता पूछा क्या, तो सिंधु सभ्यता में कहा भीमबेटका नहीं आता है, यहां पर कौन आएगा, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है। ठीक है, इनको 2-4 दिन से गुणगान कर रहे हैं लगातार, और यही है ना एक्चुअल में वो, तो कौन सा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और कालीबंगा और लोथल और राखीगढ़ी और बनावली भी है। हाँ, चहुदड़ो चहुदड़ो चनहुदड़ो है एक्चुअल में वो, चनहुदड़ो ऐसा है ये। सुतका गंडोर, सुतका कोह, रंगपुर, देसलपुर, धौरावीरा। ठीक है, ये सब बहुत जगह, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो रेंडमली पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो फिर उनको पता करें हम ये। ठीक है, अब देखो सिंधु सभ्यता के उत्तरी भाग में स्थित किसी एक पूरा स्थल के बारे में, उत्तरी भाग पूछ दिया है तो पूर्वी भाग के बारे में पूछ सकते हैं, और दक्षिणी भाग के बारे में, पूर्वी पश्चिमी भाग, दिमाग में रखना है हमें ये। ठीक है, पर्टिकुलरली भी पूछ सकता है कि गुजरात में स्थित सिंधु सभ्यता के किसी एक स्थल का विवरण दे। ठीक है, तो प्रश्न पूछने के ऐसे तरीके हैं ये, अभी तो बस डिस्कस कर दे रहे हैं, तो बाद में पता चला कि आए तो हमें तो ऐसा नहीं पढ़ाया गया था, तो हमें मेंटली तैयार रहना है। समझा रहा ना, ये प्रश्न पूछने कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल जहां से कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ये पूछ दिया तो क्या बताएंगे अब, एक तो बनावली वाला है और कालीबंग, दोनों के नाम लिख डालिए जल्दी जल्दी से। अब कुछ नहीं आया ना दिमाग में, जैसे दिमाग में अगर क्वेश्चन देखे आपने, अब लिखना शुरू नहीं किए हैं अभी, और उस समय दिमाग में आया तुरंत कि हाँ एक बनावली और कालीबंग, साइड में मेंशन कर दीजिए वहां पर, हो सकता है जब लिखने जाए दिमाग में आए ही ना। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है ये, ऐसा भी करना पड़ता है ये, ऐसे भी दिमाग जब प्रेशर होता है ना ये, तो दिमाग में नहीं आएगा, हो सकता है बाद में, ये तो दिमाग में आया है तुरंत वहां पर लिख दीजिए। और लिखते लिखते कभी बीच बीच में ऐसे भी होता है ये, तो पूरा क्वेश्चन एक बार देखेंगे थ्रू आउट, तो उसमें बाद में जो प्रश्न लिख रहे हैं वो तो दिमाग में है, मगर साइड लाइन में दिमाग में कुछ और चलता रहता है ना, उसमें आ जाता है कभी कभी वो, हाँ एक प्रश्न का उत्तर ऐसा था तो साइड में उसको भी लिख डालिए वहां पर, ये समझा ना, क्योंकि बाद में दिमाग में नहीं आता है वो। पेंसिल के प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, हाँ करते हैं एक्चुअल में वो, पेंसिल का प्रयोग करते हैं, जल्दी मार्किंग करते हैं, छोटे छोटे मार्किंग कर देना है अपना, बस ये सारे वस्तु कर देना अपने लिए। ठीक है, पेंसिल का नहीं, पेंसिल भी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है वहां पर, थोड़ी बहुत की बात कर रहा हूं मैं। ठीक, इतना है, ये प्रश्न पूछे हैं, कहने का मतलब ये है इसमें जो प्रश्न पूछा गया है ये बहुत कोई लंबा चौड़ा प्रश्न अभी तक नहीं पूछा है ये। इसमें से जो कोई प्रश्न पूछे हैं अभी तक वो क्या पूछा है, हड़प्पा के अन्नागार क्या है, अन्नागार के बारे में क्या जानते हैं, उसमें बाद कलात्मक वस्तु पूछ दिया, लोथल का महत्व पूछ दिया, इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, बड़े प्रश्न नहीं पूछे, धातु के बारे में पूछा है, पतन के 4 संभावित कारण पूछ दिया, ये पूछा है ना एक्चुअल में वो, मगर इससे प्रश्न और कई तरीके से बनाए जा सकते हैं। कुछ डायमेंशन जो है मैं डिस्कस कर रहा हूं एक्चुअल में इस पर,
जहां जहां संभावना बन सकता है ये, जैसे क्या बन सकता है इनमें, और प्रश्न क्या है, एक तो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी के स्रोत। किसी भी जब इतिहास में कोई टॉपिक पढ़ेंगे हम अभी, कम से कम प्राचीन में, तो उसमें क्या है, जानकारी के स्रोत। तो जानकारी के स्रोत में बिल्कुल स्पष्ट दिमाग में रहना चाहिए, क्या है इसमें, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही है। ठीक है, जल्दी से बता रहा हूं इनका ना। इसके बाद दूसरा डायमेंशन हो सकता है सिंधु सभ्यता की खोज। सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में अब क्या जानते हैं, तो बताएंगे, उनको बताना पड़ेगा कि भी ऐसा ऐसा हुआ था। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, ये सोचने के लिए कह रहा हूं मैं। वैसे जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, इनका नामकरण को लेकर के इस पर भी विवाद है ना, इस पर भी विवाद है। उसके बाद फिर जो है इनकी काल अवधि को लेकर के, इनकी काल अवधि को लेकर के, इसके लिए भी, इसमें भी क्या है, कई अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। एक भी हो सकता है ये, या फिर जो है हड़प्पा संस्कृति के सबसे सबसे विवादास्पद जो है इसमें जो मुद्दे हैं एक्चुअल में, हड़प्पा संस्कृति के उद्भव और उनका पतन, उनका उद्भव और उनका पतन, ये काफी विवादास्पद रहा है एक्चुअल में वो। और इसी वजह से ये, और ये भारत के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होना ही है, और पूरे विश्व स्तर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी सभ्यता की जानकारी मिली भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत और पाकिस्तान में, जिससे जिससे जो है ये जो भारत की जो सभ्यता है, ये जो सभ्यता है वो तत्कालीन जो है जो मिस्र की सभ्यता और इस तरह मेसोपोटामिया की जो सभ्यता हुआ करता था, उससे यहाँ की सामाजिक जो जीवन का स्तर है वो ऊंचा है। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं मैं, ये मतलब ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो विश्व में अगर सबसे प्राचीन में से देखा जाए तो प्राचीन में पहला नंबर किसका आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब सामाजिक स्तर पर देखा जाए, सामाजिक रूप से क्या है, उनसे उच्च है, जीवन शैली, रहन सहन, ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें हैं ये। वो मिस्र की सभ्यता में जो है देखे होंगे मम्मी और वो क्या है, बड़े बड़े पिरामिड मिलते हैं ना, मतलब उसको दफन करने के बाद समाधि स्थल है बेसिकली ना वो, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च कर दिए, यही हुआ है ना ये। मगर क्या भारत में ऐसा है, ऐसा नहीं है, छोटा छोटा है। मगर इंपॉर्टेंट क्या है, पहले उसने क्या किया है, पहले घर बनाने से पहले क्या क्या बनाए, पहले सड़कें बनाए, साइड में नाली बनाए, सड़कों को जो है छोटी गली, छोटी जो है सड़क बनाए, वहां फिर पहले क्या है, एक पूरा लगता है कि पूरा प्लान किया है, पहले प्लान बनाए हैं, किसी ने अप्रूवल दिया है उनको, पहले से व्यवस्थित एक क्या है, डायग्राम बना हुआ है, रूपरेखा पहले बना हुआ है। उसमें जो है किसी को घर बनाना हो तो उस प्लान के अंतर्गत ही क्या है वो बनाना है। ऐसी है ना, एक प्रबंधित नगर है ये, प्लान सिटी है, मैनेज्ड सिटी है, गवर्नेंस का ऐसा मॉडल है कि सब कुछ व्यवस्थित है, यही मतलब है ना। ठीक है, ये एक तरीका है एक्चुअल में, ये कहने का मतलब ये तो स्वाभाविक है, विश्व स्तर पर इतना इस स्तर की जो है अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, ये कहीं भी नहीं है। ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं है। एक सभ्यता जो है बात की है पेरू की इंका सभ्यता, नाम सुने कभी, पेरू नाम देश सुना है, हाँ, वहां पर इंका सभ्यता और मेसो अमेरिकी जो है माया सभ्यता, ये तो नाम सुना है ना, तो बहुत बात का है, ये सब क्या है, बात का है। ये ग्रीक की जो सभ्यता है ना, वही बहुत बात का है, वही बहुत बात का है ये। ठीक है, और इसकी तुलना में ये सब क्या है, कि हम जिसकी बात कर रहे हैं 3500 के आसपास प्रारंभ मानते हैं हम ना। ठीक है, ये उस फेज की बात कर रहा हूं मैं। ये इनमें जो है सामाजिक जीवन, ये क्या है, जीवन की जो है स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास किया गया है यहाँ पर। जबकि बाकी औरों में, जबकि मेसोपोटामिया की बात करेंगे तो भी बड़े बड़े इमारत, उनके जो मंदिर बनते थे उनके, वो उनके क्या है, मंदिर, जबकि यहाँ पर तो कोई मंदिर नहीं है। और उस तरफ जो है ये मिस्र की बात करेंगे तो वहां पर क्या है, वो जो वो समाधि स्थल, दफन तो करते ही नहीं, मम्मी बना देते हैं, समझ रहे ना ये, तो उसको क्या है, तो उनको क्या है, उसमें बड़ी मात्रा में खर्च किया गया है। इसका मतलब ये है कि वो ऐसे बड़े बड़े ऐसे जो है इमारतें तो नहीं, वो समाधि स्थल बनाने में पूरा खर्च कर दिए बड़ी मात्रा में पैसे, तो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है उसको बनाने में कितना खर्च आया होगा, और बनाए क्या, जो शासक वर्ग रहा होगा वो बनाया होगा। इसका मतलब कौन, वहां जो रहने वाले आम लोग रहे होंगे, उनका जीवन स्तर के बारे में नहीं सोचा गया है। जबकि यहां पर क्या है, ऐसा नहीं है।
तो कोई थोड़ा दिमाग ऐसे खुले रखेंगे तो चीजें हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये ठीक इस तरह से है। तो ये बातें हैं एक्चुअली, इसी वजह से जो है विश्व स्तर पर जितने भी बड़े जो बुद्धिजीवी वर्ग जो इतिहास का अध्ययन करते हैं समझते हैं। ठीक है, तत्कालीन समय में इसको जो है बहुत महत्व दिया गया, ये विशेष था उस समय। उसमें क्या है, विशेष था उस समय। पश्चिम में जो है जब औपचारिक घोषणा किया गया इस फेज में 1924 के 25 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, उस समय जो है विश्व स्तर पर इतिहास के बारे में जो या फिर इस तरह से हिस्टोग्राफी के बारे में जो अध्ययन किया जाता था, तो 3 महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे तत्कालीन समय में। एक मास्को जो स्वयं को पश्चिम मानता है, वैसे जो है दूसरा कौन सा था, जर्मनी, जर्मनी में बर्लिन दूसरा सेंटर हुआ करता था, और तीसरा कौन सा है, लंदन। 3 सेंटर ये, ठीक है। और ये इनका सब ये पश्चिम मानते हैं, इनका मानना क्या है कि बाकी सब की तरफ क्या है, कुछ नहीं है, बस वही सभ्य है, बाकी सब के सब क्या है, असभ्य है, और इसीलिए आसपास पूरे क्षेत्र पर क्या है, यही शासन करेगा। यही टेंडेंसी बनी हुई है। ठीक, तो क्या बताया मैंने, इनके उद्भव को लेकर के एक बड़ी बात है ये। ठीक, जैसे उद्भव और उनका उत्थान और उनका पतन दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए। मैं आगे एक्सप्लेन बताऊंगा ये सबको, मैं सेपरेट सेपरेट दूंगा मैं ये आगे जो है। और ये सभ्यता के जो है, सभ्यता को लेकर के हड़प्पा हड़प्पा सिंधु या सरस्वती सिंधु सभ्यता, इस पर भी विवाद है। तो दिमाग में थोड़ा सा रखना है कि अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया तो भी हम उनको डील कर सके। वास्तविक क्या है स्थिति हमारी, ये सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता दोनों में कहेंगे तो भी समस्या नहीं है, मगर दूसरी क्या होता है मैंने, सरस्वती सिंधु। फिर किसकी बात कर रहा हूं मैं, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार। ठीक है, भौगोलिक अवस्थिति और भौगोलिक विस्तार, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक आयाम यहां हुआ। उसके बाद फिर जो है काफी सारी बातें इसमें क्या है, हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं से जुड़ी हुई है। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं में किस महत्वपूर्ण क्या है, नियोजित नगर, नगर नियोजन। इनका नगर नियोजन की जो प्रणाली है वो अपने आप में क्या है, विशिष्ट है। नगर है, उपनगर है, ग्रामीण केंद्र है, ऐसे कई सारी चीजें इनमें से है। उसके बाद फिर जो है इनकी क्या है, जीवन निर्वाह की पद्धति, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक और सांस्कृतिक। उसके बाद फिर कला और स्थापत्य, कई सारे बातें हैं ये, जीवन की अलग अलग तरीके। उसके बाद पर्टिकुलरली अगर पूछेंगे, पर्टिकुलरली तो पर्टिकुलरली में क्या है, जैसे कुछ ना क्वेश्चन आया ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मतलब क्या है, जैसे कालीबंग के बारे में पूछ दिया गया, धातु कला के बारे में पूछ दिया गया, मूर्ति कला के बारे में पूछ दिया गया, तो भी दिमाग में ऐसा रखना है। समझना है, इतनी सारी बातें हैं। लास्टली और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, हड़प्पा सभ्यता का महत्व। ठीक, क्या महत्व है इनका, प्राचीनता को मैं डिस्कस कर दूंगा आगे भैया। अब यही जो बातें हैं इनको थोड़ा सा हमें समझना है ये। तो सबसे पहले जो है क्या आएगा इसमें, एक तो जो है जानकारी के स्रोत, साइड में डिस्कस कर दे रहा हूं मैं, आप लोग फटाफट लिखते चले जाइए इसको। इनके बारे में क्या है, पहला जो है इसमें हेडिंग डालिए, इसमें जो है ठीक है, इसमें जो है क्या लिखेंगे, जानकारी के स्रोत। तो क्या है, केवल क्या है, केवल पूरा तात्विक। ठीक है, मैं कुछ नाम ले रहा हूं और कुछ नाम आप और लिख लेंगे इसमें ये। ठीक, इसमें क्या मिला हुआ है, क्या मिला है, पुरातन अवशेष, अवशेष, कैसे अवशेष, किनके, नगरों के विन्यास, इसको बोलते हैं नगरों का विन्यास, नगर कैसे बसे हैं उनका हमें क्या मिला है, अवशेष। ठीक है, और वैसे जो है और भी कई है, कुछ भी साक्ष्य दे सकते हैं उनके बाद। फिर
मोहनजोदड़ो से, जोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की पाषाण मूर्ति, पाषाण मूर्ति, यही है ना। और एक और भी है, क्या? विन्यास, नगरों का विन्यास। विन्यास समझते हैं ना, नगरों का विन्यास। विन्यास मतलब क्या है? उसमें उस नगर में जो है, जो मकान कहां कहां पर कैसे स्थित है, उसे बोलते हैं नगर का विन्यास। ठीक है, नगरों के विन्यास, ऐसा। ठीक है, और अवशेष। उसके बाद फिर चलो एक और नाम लेता हूं ये पर, कौन से? कांस्य की मूर्ति। कहां से मिला? कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, ये है। उसके बाद फिर इसमें जो है मोहरे प्राप्त हुए हैं, मोहरे, सील। ठीक, ये भी है, मोहरे हो गया, सील हो गया, और मितभांड, मित मितभांड के अवशेष आदि कर दूं, आदि। बस एक आइडिया है रफली, कि अगर मान लो ऐसा एक बना पूछा तो कोई बता दिए इनको वो। ठीक है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या है? अब केवल उपतात्विक है, इसका मतलब कोई साहित्यिक नहीं। साहित्यिक स्रोत का अभाव, इसमें साइड में फिर लिखेंगे, लिपि प्राप्त किंतु अब तक पढ़े नहीं जा सके। ठीक है, हो गया। बाकी और लिख लेंगे आप लोग ना, बाकी सब क्या है, बहुत सारे अवशेष लिख देंगे आप लोग। वो कौन सा है? विशाल अन्नगार है, विशाल जो है अन्नगार है, और वो स्नानागार है, ये भी लिख देंगे इसमें। और सील है, वो मितभांड है, ये नगर है, मकान के अवशेष है, खेतों के जो है चिन्ह है, बहुत से है। ठीक, जल्दी करो, हो गया। तो उसके बाद फिर दूसरा जो है इंपॉर्टेंट इसमें, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की खोज। ठीक, अब इनको थोड़ा समझिए पहले, फिर मैं लिख दूंगा फटाफट। अब इसके बारे में जो है, अब तक क्या माना जाता था, मतलब इस खोज से पहले भारत के बारे में क्या माना जाता था, कि भारत की जो प्राचीन जो सभ्यता है वो कौन सा है? वैदिक है, और जो कैसा है? ग्रामीण है, कोई नगरी नहीं है। राइट, और पश्चिम के लोग क्या है? नगरी सभ्यता है। तो अब इसमें जो है कुछ कुछ बातें जो है, कुछ कुछ बातें मतलब जो है बहुत पहले की बात कर रहा हूं, लगभग मैं कब की बात कर रहा हूं? 1826 की बात कर रहा हूं मैं, पहले फिर
एक क्रम की बात कर रहा हूं मैं ये। तो 1826 में जो है 1826 में जो है एक ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे अपनी कंपनी में, कंपनी में कौन सा, ब्रिटिश ईस्टर्न कंपनी के एक अधिकारी हुआ करते थे ये, जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन। तो चार्ल्स मैसन जो है ये जो है ऐसे कुछ पुरातात्विक जो अवशेष थे उनके बारे में काफी रुचि रखते थे, जैसे कि जो है कनिंघम है और एंडरसन है, काफी लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे एक व्यक्ति कौन हुआ करता था? चार्ल्स मैसन। और चार्ल्स मैसन जो है ये उस पाकिस्तान के जो है पंजाब वाले क्षेत्र में जो साहिवाल जो क्षेत्र है, जहां पर वर्तमान में मांडगोमरी जिला है, कौन सा जिला? मांडगोमरी जिला, वो जिला है ये। ठीक है, तो वहां पर जो है जाकर के जो है उसने देखा कि कुछ कुछ टीले, टीले मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो हड़प्पा में ऊंचे टीले है वहां जाकर के, तो वो उनको ऐसा लगता था कि ये कोई बहुत प्राचीन जगह है, ये बहुत प्राचीन जगह है। उनका जो मानना था, उनका जो मानना था कि वो जो जगह है ये वही जगह है जहां पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था। उनका जो मानना था, किनकी बात कर रहा हूं मैं? चार्ल्स मैसन की बात कर रहा हूं मैं ये चार्ल्स मैसन की बात कर रहा हूं, ये नाम ध्यान में रखना है एक्चुअल में। इनका जो मानना था कि हड़प्पा में जो ऊंचा टीला जो प्राप्त हुआ है, वो ऊंचा टीला जो है वही जगह है, वही क्षेत्र है जहां पर सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था। कब? 3री सदी ईसा पूर्व में, ये बात कर रहा हूं ना ये 3री सदी ईसा पूर्व में। ठीक, बहुत बात का है, मगर ये हम कब की बात कर रहे हैं? 3000 के आसपास की बात कर रहे हैं ये, 3000 बीसी के आसपास की बात कर रहे हैं ये। ठीक, अब वो कब की बात है? वो लगभग 300 बीसी के आसपास की बात कर रहा हूं मैं ये। तो ये जो है इनका पहले मानना था, मगर जो है इसमें कोई बहुत विशेष नहीं कर पाए, एक फेज आया। उसके बाद बीच में जो है एक और व्यक्ति हुआ करता था, अलेक्जेंडर बर्न। उसने प्रयास किया था, दूसरा व्यक्ति था इस पर जो है एलेक्जेंडर बर्न। इसने प्रयास किया, मगर ये भी उस क्षेत्र का उत्खनन नहीं कर पाए, ये भी उत्खनन नहीं कर पाए। इसके बाद फिर जो है लगभग 1850 में, कब की बात कर रहा हूं मैं इसमें? 1850 में एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, बहुत महत्वपूर्ण मतलब कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये महत्वपूर्ण व्यक्ति था, ये जो है कंपनी में क्या थे? ये इंजीनियर थे। तो नाम लिख लेता हूं मैं, कौन है? कनिंघम। तो नाम सुने होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। आप लोग पूरा नाम लिख लेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये, उनको भी ऐसा प्रतीत होता था कि ये जो जगह है बहुत पुराना जगह है। और इसी क्रम में फिर जो है उन्होंने थोड़ी बड़ी मात्रा में क्या है कुछ उत्खनन करने की बातें सोची। किनका? किनका? उस हड़प्पा का। ठीक है, तो कुछ मात्रा में उन्होंने उत्खनन कराया भी। इसने जो है सीमित उत्खनन किया। उत्खनन किसका? हड़प्पा का। ठीक है, मगर फिर भी जो है कुछ खास उनको नहीं समझ में आया, तो उसको फिर उन्हें छोड़ दिया। समझ में आ जो कह रहा हूं मैं ये। अब उसके बाद फिर लंबे समय तक फिर भी उनका दिमाग बार बार वहां पर जाता था कि वहां पर कुछ न कुछ पुराना हो सकता है ये। समझ रहा है ये। और बहुत समय बाद मतलब कब की बात कर रहा हूं? तब जब वो जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद उसके डीजी बन गए थे, डायरेक्टर जनरल बन गए थे। ये तो पता होगा ना, पहले व्यक्ति है ये। आर्कोलॉजिकल सर्वे की स्थापना, सर्वे ऑफ इंडिया की जब स्थापना हुआ, उसके 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 समय स्थापना संस्थापक में से कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है ये। ठीक है, उस समय जो है उन्होंने फिर से जो है हड़प्पा की और यात्रा किया दूसरी बार 1875 में। यहां से कब की बात कर रहा हूं मैं? 1875 की बात कर रहा हूं मैं ये। 1875 में, 1875 में दूसरी बार किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इसने जो है फिर यहां पर हड़प्पा का उत्खनन के प्रयास किए। ठीक है,
थोड़ी मात्रा में करवाया है उसने ये, ठीक है। और वहां पर जो है उनको बहुत सारी चीज मिले, बहुत सारी चीज मतलब कौन सा, बहुत से अवशेष मिले इनको। वो क्या मिले, कुछ मृत भांडों के अवशेष मिले इनको प्राप्त जो हुआ, क्या है, मृत भांडों के अवशेष ये प्राप्त हुआ। एक वो सील मिला, सील 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 समझते ना, मुहर, जिसमें वो एक काल्पनिक चित्र का जो है चित्र उत्कीर्ण है और उसमें 4-5 अक्षर लिखे हुए हैं, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को मिला हुआ है, उसने ढूंढा उसको वो, ठीक है। और कौन सा है, एक सील, सील प्राप्त हुआ उनको, ठीक है। कौन सा वाला सील, काल्पनिक चित्र वाला, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, काल्पनिक नहीं, काल्पनिक पशु वाला सील, काल्पनिक पशु उत्कीर्ण सील प्राप्त ये किए, ठीक है। मगर उसके बाद फिर जो है बहुत अधिक समय तक उस पर और काम नहीं हुआ, किसी न किसी वजह से काम रुकता चला गया, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो आगे बढ़ा, उसको मैं आगे बढ़ा दूं क्या अगले पेज में, ठीक। ये जो घटनाक्रम है, ये जो घटनाक्रम है आगे लिखूं, बचा है, जल्दी कीजिए आप लोग, जैसे जैसे होते चले जाए साथ में पैरेलल कीजिए इनको। वो ये प्री के लिए भी बहुत काम आने वाला है और मेंस में तो काम आने वाला ही है। जल्दी कीजिए। पशु उत्कीर्ण, काल्पनिक पशु उत्कीर्ण, ठीक है, ऐसा सील प्राप्त हुआ। सील मतलब समझे ना, ऐसे स्टाम्प, हाँ ठीक ठीक ठीक, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। अब इसके बाद, अब इसके बाद मतलब कब की बात कर रहा हूं आपसे, कहां पहुंच गए हम लोग, 1920 में। तो 1920 में और 1921 में दो लोग प्रमुख रूप से, मुख्य कौन है, दो। तो 1920 में जो है कौन, एक पहला व्यक्ति कौन है, दयाराम साहनी, और उनके सहयोगी कौन है, माधव स्वरूप वत्स। 1920 में जो है कौन, हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ किया, हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ किया। तो क्या हो रहा है, खुदाई किनके द्वारा, दयाराम साहनी, और दूसरा व्यक्ति कौन है, और सहयोगी कौन है इसमें, राम स्वरूप, वही है ना, राम स्वरूप वत्स, ठीक है, क्या है, माधव स्वरूप वत्स है, क्या नाम है इनका, माधव वत्स, ये उनका सहयोगी था, ठीक है। खनन कब हुआ, शुरुआत कब किए, 20 में, पूर्ण कब हुआ, 21 में, ठीक है, पूर्ण कब हुआ, 21 में। दूसरा 1921 में किसका, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का उत्खनन, उत्खनन प्रारंभ हुआ, प्रारंभ किसने, राखालदास बनर्जी, यही ना, राखालदास बनर्जी, नहीं बनर्जी होता है वो, ठीक है। ये दो व्यक्ति है, और ये पूरा कब हुआ था, 22 में, टाइम लिख दूं, समझ में आना चाहिए ऐसे। ये 1922 में पूर्ण, और ये जो है उल्टा हो गया, क्या उल्टा हो गया, 21 में पूर्ण, और ये कौन सा है, 1922 में पूर्ण, यहां पर, ठीक। ये तो हो गया। अब इसके बाद, अब इससे ये स्पष्ट हो गया कि यहां पर जो है कोई प्राचीन स्थल है, अब उनका जो है अब ठीक ठाक प्रकार से अध्ययन करना शुरू हुआ, ठीक। 1921 के आते आते और 22 तक
और उससे भी फिर 23 तक बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इस हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो प्राप्त साक्ष्य है, मतलब क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त साक्ष्य इसने जो है पूरी दुनिया को जो है चकित कर दिया, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, जो प्राप्त जो साक्ष्य है इससे इससे प्राप्त जो साक्ष्य से, ऐसा भी कह सकते हैं, प्राप्त साक्ष्य से पूरी दुनिया स्तब्ध। आपको बताना है कि ये इतना महत्वपूर्ण है जो इसकी कल्पना भी नहीं किया गया था। ठीक है, ये इसकी महत्व को बताता है ना एक्चुअल में वो। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ था क्या, इसमें हुआ क्या एक्चुअल में, इसने जो है भारत की जो प्राचीनता है, इंपॉर्टेंट क्या है, इसने भारत की जो प्राचीनता है, कैसे, नगर के रूप में भारत की प्राचीनता को हजारों साल नहीं कहते हैं, हजारों वर्ष कह देता हूं मैं, हजारों वर्ष पीछे ले गए। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी तक क्या बनाता था, वैदिक को सबसे प्राचीन मानते थे, वही शुरुआत जानते थे, और कैसा, गांव वाला। मगर ये कैसा हो गया, नगर वाला है। समझ आ रहा है ना, ये क्या है, नगर वाला है, तो स्वाभाविक है इस नगर को बनाने की प्रक्रिया, उसको तो आधार चाहिए ना, उनको तो आधार चाहिए, तो वो कितने विकसित रहे होंगे वो। और ये नगर का मतलब यूं ही नगर नहीं है, ये क्या है, बिल्कुल विकसित नगर। ये क्या है, विकसित नगर। ये भारत की जो प्राचीनता को उसने हजारों वर्ष पीछे ले ही गया। और सब क्या है, ये भारत का पहला नगरीकरण था, ये भारत का पहली नगरीकरण, ये महत्वपूर्ण था, ये अपने में विशेष था। ये इसके बाद भी नगरीकरण कई हुए हैं। ठीक है, क्या छूटा, हाँ, स्तब्ध समझते हैं ना, स्तब्ध, आश्चर्य। हो गया। ठीक, उसके बाद फिर यहां से मैं आगे 1924 की बात करूंगा। कौन सा, नगरीकरण। तो मैं जितनी स्पीड से मैं लिख रहा हूं उतना ही स्पीड लिखो ना। ठीक है, हो गया। ठीक, अब 1924 में, ये 1924 में क्या था, औपचारिक रूप से इनकी घोषणा था, औपचारिक घोषणा। कहां पर, लंदन में किया गया। कहां पर किया गया, लंदन में। किनके द्वारा, तत्कालीन जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक कौन थे, कौन थे उस समय, हैं, कौन थे, कहां कनिंघम, वही थोड़ी हमें सल में रहेंगे। ठीक है, जॉन मार्शल, और साथ में इनके साथ में ये जॉन मार्शल, और इसके साथ में और कौन गए थे, राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी। इनके द्वारा औपचारिक रूप से लंदन में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक जॉन मार्शल, इनके द्वारा, ठीक है, क्या है,
औपचारिक रूप से सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा। ठीक है, अब घोषणा में क्या किया इन्होंने, हो गया, लिख लो जल्दी। हो गया। अब इसमें घोषणा हो गया। ठीक, अब घोषणा ये किया, उनके वर्ड बता रहा हूं ना मैं, जो उसने एग्जैक्टली कहा। ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो, पहले समझ लो। वो उन्होंने एग्जैक्टली ये वर्ड कहा कि सिंध और पंजाब के क्षेत्र में, कहां की बात कर रहे हैं ये, सिंध और पंजाब के क्षेत्र, क्योंकि प्रारंभिक समय जो है साक्ष्य कहां से मिले उनको, वो उनको कहां से मिले हैं, यही क्षेत्र है ना, उनको मिले कहां पर है, ये सिंध वाले क्षेत्र से मिला हुआ है उनको। कहां से मिला है, सिंधु। तो एक कौन सा यहां पर, जो ये तो सतलज हो गया इधर से, और यहां पर व्यास हो गया, और यहां पर हम चलो यहां पर लेते हैं, चलो चिनाब को ले लिए, यहां पर फिर इसमें रावी को ले लिए। ठीक है, उधर फिर आगे झेलम, छोड़ दो उनको वो। अब इसमें जो है ये, इसमें अब यहां पर चलो मान लेते हैं हम, क्या है किसका है ये, हड़प्पा। और ये कौन सा है इधर, मोहनजोदड़ो। खुदाई दोनों को हुआ ना, यही हुआ ना। ठीक है, दूरी तो है ठीक ठाक मात्रा में है। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए, कब की बात कर रहे हैं हम, 1921 की बात कर रहे हैं। तो 1921 में जो है ये किस नदी घाटी क्षेत्र में है, किस नदी घाटी क्षेत्र में है ये, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में ना। किसमें है ये, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में। इसी वजह से इनको क्या कहा गया, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, इसीलिए कहा गया, इसीलिए कहा गया। तत्कालीन सभ्यता और कौन सा था इसमें, तत्कालीन सभ्यता कौन था उस समय, और ये सभ्यता कब, लगभग 3500 बीसी के आसपास से प्रारंभ हुआ है ये, और वो कई अलग अलग चरण में रहे हैं ये। तत्कालीन समय में जो है दो और विकसित सभ्यता, जो लगभग नगरीकृत थे ये, मगर उतने नहीं जितना कि ये हड़प्पा, जितना कि ये मोहनजोदड़ो हुए। ठीक है, तो उनको घोषणा किया गया। और सिंध और पंजाब में जो है ईसा के 3 या 4000 साल पहले, ईसा के 3000 या फिर 4000 साल पहले, इतनी पुरानी एक ऐसी सभ्यता का पता चला है जिनकी जीवन स्तर, ये जॉन मॉर्सन ने पढ़ा एग्जैक्टली इंग्लिश में थे, मगर उनको मैं हिंदी में यही वर्ड है, वहां से मैं उसको लिया हूं। जिनकी जीवन सुमेरु और बेबुलियन, बेबुलोन की सभ्यता है ना, ये ग्रीक वाली सभ्यता ये, और मिस्र की और मेसोपोटामिया की, इनके जो सामाजिक जीवन से ऊंचे हुआ करते थे। किनकी बात कर रहे हैं ये, हड़प्पा, ये इतनी प्राचीन है। ठीक है, और यहां भी घोषणा किया गया कि ये जो सभ्यता है, जिनको नाम दिया गया, क्योंकि ज्यादातर स्थल जो है, प्रारंभिक स्थल कहां मिले थे उनको, सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र मिले थे, इसीलिए नाम दिया गया इनको सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम में सभ्यताओं में से एक, और पहला भी है। समझ में आ रहा है ये, मतलब तत्कालीन जितनी सभ्यता है उनमें, तत्कालीन समय की बात कर रहा हूं मैं ये, उनमें जो है, इनमें यहां जो सामाजिक स्तर पर जो लोग रहते हैं, उनका जीवन स्तर क्या है, सबसे ऊंचा है। कैसे ऊंचा है देख रहे होंगे इसमें ये। ठीक, ये कब तक की बात कर रहे हैं, 1924 का। अब उसके बाद तो फिर जो है कई और भी स्थलों की खुदाई हुआ है, उत्खनन हुआ, उत्खनन में तो काफी कुछ प्राप्त हो गया। अब उसके बाद फिर पता चला कि ये केवल इतना ही नहीं, इस तरफ ये जो इस तरफ घग्गर नदी एक और है, ये घग्गर के साथ साथ इधर कहां तक पहुंच गए, समझ में आ रहा है ना ये, तो कहां तक, अब मांदा से लेकर के, यहां से अगर देखें तो ये मांदा है ना, ये यहां से लेकर के जो कहां पर, इधर
आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, और यहां पर कौन सा, दाहिमाबाद, और इस तरफ क्या है, यहां पर क्या है, सुतका, गैंडोर, यहां तक। तो ये एक बड़ा क्षेत्र हो गया, ये इतने बड़े क्षेत्र में है इनका विस्तार। अब क्या है, इतने बड़े क्षेत्र में, तो कैसा क्षेत्र हो गया, ऐसे मानते हैं ना, ये लगभग त्रिभुजाकार क्षेत्र है, ये इनका आकार है ये। ठीक, तो खोज किस प्रकार से हुआ, मैंने क्या बताया, सबसे पहले किसकी डिस्कस किया था मैंने, 1826 की बात किया था मैंने। सबसे पहले किसकी बात किया मैंने, 26 कहां गया, ये कौन है, चार्ल्स मैसन, एक नाम याद रखना है ये। उसके बाद फिर जो है 1850 में किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ये उसको एक सील प्राप्त हुआ था और कुछ विद्वान प्राप्त हुए थे। उसके बाद किसकी बात किया मैंने, कि इसी क्रम में 1920 में, क्या नाम है इसमें प्रमुख नाम, एक दयानंद दयाराम साहनी है, और साथ में माधव स्वरूप वत्स है, सहयोगी था। दूसरा कौन है, राखलदास बनर्जी है, और उसके बाद फिर यहीं से जो है उत्खनन, और फाइनली जो है 1924 में। ठीक है, अब इसमें स्टोरी है छोटी सी इसमें, कि उनको कैसे पता चला उत्खनन में। तो उस समय रेलवे ट्रैक बिछाने काम चल रहा था उस पंजाब वाले क्षेत्र में, और ठेकेदार को जो है ठेका दे दिया गया था, कंपनी ने ठेका दे रखा है उनको वो। तो उनको जो है ईंट की आवश्यकता पड़ा, तो फिर वो साइड में जो है ईंट, वही वाले ईंट, किसके, हड़प्पा के पुराने बिल्डिंग्स वाले, पुराने घर में से उसी को लाकर के पटरियों के नीचे बना रहे थे अपना ये। तो इंजीनियर देखा, कौन, यही, तब समझ में आया कि, तो फिर उसमें समझ में रहा ना, ये स्थिति हुआ करता था उस समय ये। तो ये कौन सा हो गया, उनकी खोज को लेकर के ये। अब उसके बाद फिर जो है, अब आगे बढ़ते हैं इस पर, और ये हो गया। अब इसमें जो है इनका नामकरण को लेकर के, ये भी लिख डालिए जल्दी से, लिखिए, खोज और उनका नामकरण। इसमें लिखिए, नामकरण। इसमें बहुत कुछ विशेष नहीं है, कारण सिर्फ इतना ही है कि इस सभ्यता का नामकरण जो है किस बेसिस पर किया गया, क्योंकि इनके ज्यादातर स्थल जो है कहां प्राप्त हुए हैं, सिंधु और उनकी जो सहायक नदी है, सिंधु और सहायक नदी के घाटियों में प्राप्त हुआ है, इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। यही एक बेसिक कारण है ये, यही एक बेसिक कारण है ये। कुछ लोग जो है, चूंकि हड़प्पा की खुदाई जो है, हड़प्पा का उत्खनन जो है सबसे पहले हुआ, हड़प्पा का उत्खनन जो है सबसे पहले हुआ, इसीलिए इनको हड़प्पा सभ्यता भी कहा दिया जाता है। समझ में आ रहा है ये जो कह रहा हूं मैं ये। अब दोनों में से कोई भी नाम ले, ये दोनों ही नाम सही है। इतिहास के लेखन के स्तर में जो है भारत में कम से कम, और इतिहासकारों में जो है इसमें लेकर कोई विवाद नहीं है, कम से कम ये। हाँ, अब जो नया जो है इतिहास लेखन जो है, जिनको हम राष्ट्रवादी और थोड़ा सा मोर इंथुस्टिक ये कहा जाए, ज्यादा उत्साही जो है, जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखक है, उनके द्वारा जो है इनको, चूंकि इनके अब जो नए स्थल मिले हैं, या फिर जो ज्यादा स्थल है, मैंने ज्यादा स्थल का मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, इनके ज्यादातर स्थल को मैप ले आ रहा हूं मैं। इनके ज्यादातर स्थल जो है वो कहां प्राप्त हुए हैं, सिंधु, और सिंधु के साथ साथ जो है बीच में साथ में जो है एक और नदी जो है राजस्थान की, ये जो कालीबंगा वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान में कौन सा, कालीबंगा वाला क्षेत्र, और कालीबंगा क्षेत्र मतलब कौन सा, घग्घर नदी, इनकी बात कर रहा हूं मैं, घग्घर एक नदी है, कौन सा, घग्घर, उनके आसपास में, उस जगह नाम बता रहा हूं मैं, उस समझ में आएगा आपको वो कौन सा है। ये देखो, ऐसा ऐसा मान लिया जाए अगर, ठीक है, दिख रहा है ये, दिख रहा है ये कौन सा है, सिंधु नदी है, मोहनजोदड़ो यहीं पर है ये एक भी, ये भी किस स्थल है ना, हड़प्पा का गुमला,
ये पुराना वाला उधर वाला नदी है, ये सिंधु की सहायक नदी पश्चिम उधर से जो आ रही है ये, इसमें से कुरम पढ़ते हैं ना कि श्वेत, ठीक है, गोमल ये भी है उधर का, ये झेलम, विशस्ता, अस्किनी, परुस्नी, ये वैदिक नाम है एक्चुअल में वो। तो ये बेसिकली जो है, ये जो स्थल है जो ये इसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, ऋग्वैदिक और हड़प्पा की साम्यता को बताने का प्रयास कर रहे हैं इस इमेज में। ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है कि अगर प्रश्न ये पूछा गया मान लो कि दोनों में क्या समानता है, तो अब इनको इस प्रकार से सोच सके। ठीक, तो एग्जैक्टली क्या है, तो ये जो स्थल है ना, ये जैसे कि एक जो काल्पनिक जो नदी कहते हैं, जो कौन सा, सरस्वती नदी, जो हालांकि अब वो नहीं रहे हैं, अस्तित्व में नहीं है वर्तमान में, तो इनकी जो है इस तरफ उत्तरी जो भाग है, ये वाला हिस्से जो है, ये यही जो वर्तमान में कहां पर घग्घर नदी के रूप में प्रवाहित है, ये वर्तमान में है, बहुत छोटी मात्रा में है, कि थोड़ा सा छोटी नदी है। ठीक है, तो इसी में फिर जैसे कि ये बनावली है, कालीबंगा है, ये लगभग यही आसपास में, राखीगढ़ी है, ये इसी आसपास क्षेत्र में है ये। राइट, तो अब जो स्थल मिले हैं ज्यादातर, अब जो स्थल मिले हैं ज्यादातर वो किससे मिले हैं, दिख रहे हैं ये। ठीक, ये जो स्थल है, देखो ये पूरा स्थल हो गया इनका, ये एक क्या है, मोहनजोदड़ो वाला हो गया, उसके बाद फिर ये यहां तक भी मिला है, ये सब देखो स्थल, देखो यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना ये। इसीलिए कहते हैं कि अब पहले ठीक है प्रारंभिक स्तर पर नाम एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो सिंधु नदी हुआ कर सकता, हम कह सकते थे, मगर अब ठीक, मगर वास्तविक में हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता, तो हमें क्या कह देना है, इनका नामकरण क्या है, सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के नामकरण का आधार क्या हुआ इनका, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में विस्तृत होने के कारण, इनका आधार क्या है, सिंधु और उनकी सहायक नदियों में विस्तृत होने के कारण, क्या नाम, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये घोषणा किसने, कब, 1924 में। ठीक है, हालांकि वर्तमान में कोई मान्यता है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ये एक बातें हो गया। उसके बाद फिर जो है दूसरा इंपॉर्टेंट है इसमें उनका विस्तार। ये छोटी बातें हैं, आगे बड़ी बात पर डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, उनके बाद इसमें क्या है, उनका विस्तार। विस्तार का मतलब किन की बात कर रहा हूं मैं, उनका भौगोलिक विस्तार। लिखते चले जाइए, भौगोलिक विस्तार। ये सब बहुत छोटे छोटे प्रश्न अगर पूछेंगे ना 2 नंबर के, ये उसमें ही काम आने वाला है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछे इसमें यही काम आने वाला है ये। ठीक, विस्तार में क्या कहेंगे इसको, भारतीय उप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। कब की बात कर रहे हैं हम, किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। और इनमें भारत के उत्तर पश्चिमी, भारत के उत्तर पश्चिमी, ऐसा नहीं कहा जाए तो ठीक होगा, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। अब चूंकि इनका विस्तार कहां पर हो चुका है, इनका विस्तार कहां पर हो चुका है भारत में, बताओ कहां कहां पर स्थल है, ये कहां पर है, जम्मू कश्मीर। ये विस्तार मतलब नाम बताना है आपको ना। ठीक है, तो इनको ऐसे भी कर सकते हैं, या तो जब ये सब नाम नहीं लिखेंगे तो इनके सीधे क्या बता सकते हैं, इनको ऐसे बता दिए उत्तरी, इनको हम सीधा यहां पर ये कर देते हैं, ऐसा बताइए, समझ में आएगा ये।
ये समझने के लिए बस बता रहा हूं मैं। और इसमें जो है एक स्थल कौन सा है, यही स्थल हो गया। एक स्थल कौन सा हो गया, एक ये, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये। ठीक है, अब इसको मैं फिर अलग अलग नाम दे दूंगा। ठीक है, एक नंबर, दो, तीन, और ये चार। ठीक, इनका जो क्षेत्र विस्तार है लिखिए यहां पर, ये आपको बताना है ज्योग्राफिकली जो है ये भौगोलिक विस्तार उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, कहां पर, सिंधु और उनकी सहायक नदी घाटी में 12 इतना लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत हो गया। और इसमें और लिख दिए उत्तरी भाग, उत्तरी स्थल कौन सा है, मांदा, जम्मू कश्मीर में। वर्तमान में तो प्रांत उसमें प्रोविंस है, ये वो है यूटी है अपनी। दूसरा कौन सा है, दक्षिण में, दक्षिणी स्थान कह रहा हूं मैं ना, कौन सा है, दाइमाबाद, यहां पर। और तीसरा कौन सा है, पूर्वी स्थल, कौन सा है, आलमगीरपुर, यूपी में, साइड में लिख लेंगे आप लोग। और पश्चिम में, पश्चिमी स्थल कहां पर है ये, क्या है, सुतका, क्या नाम है, सुतका गंडोर। ठीक है, सुतका गंडोर। एक सेकंड, गंडोर। ठीक है, इसको बताने का क्या तरीका अपनाएंगे आप, जब पूछा मान लो क्वेश्चन में, जल्दी लिखिए पहले। बताना क्या होगा इसमें, क्वेश्चन पूछा अगर मान लो कि भौगोलिक विस्तार, क्वेश्चन हमारा था बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, किसमें, 2 नंबर में। तो क्या बताना है एक्चुअल में, एक छोटा सा मैप बना देना है आपको साइड में। एक तरफ छोटा सा मैप बना दिए, मतलब जो 4 लाइन दिया है ना, 4 लाइन को 2 भागों में बांट दो। एक तरफ क्या करेंगे, छोटा सा मैप बना दो, या फिर एक तरफ बना दो इस तरफ, या फिर इस तरफ बना दो। वो छोटा सा मैप बनाए, उसे मार्किंग कर दिए, और यहीं पर मेंशन कर दो कितना, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर का। यहीं पर लिख दीजिए कौन सा, आलमगीरपुर। नहीं नहीं, ये आलमगीरपुर नहीं है, ये कौन सा है, मांदा है। यहां लिख दिए, क्या लिख दिए, आलमगीरपुर। ठीक है, और ये क्या लिख दिए, दाइमाबाद। ठीक है, और ये क्या है, सुक्का गंडोर, ये लिख दीजिए। ये समझ में आ रहा है ये। और यहां पर क्या है, ये इधर थोड़ा सा और बना करके जो है, इसको थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, और ऐसा करके इनको पाकिस्तान वाला क्षेत्र कर दिया हमने।
ठीक है, तो क्या दिखेगा ये, और यहां से फिर क्या है, और इधर ले लिए और क्या बता दिए इसमें, और इनको थोड़ा सा ऐसा करके कहां पर, तो ये समझ में आ जाएगा क्या है ये पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया, और ये कौन सा ये तो लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, तो लिख देना है आपको वो, समझ आएगा ये, तो ज्योग्राफी के लिए ऐसा बता देना है, जहां भी भौगोलिक की शब्द आया मतलब आपको मैप बनाना ही है। ठीक, ये होगा उनका विस्तार। अब उसके बाद फिर जो है इसका थोड़ा सा और क्या है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा और अच्छा बताना है, तो इसमें एक नदी का इसका वो भी कर सकते हैं उल्लेख। यहां पर जैसे कि क्या है, ये किस नदी किनारे है, दास्क नदी है, इसको ज्यादा चुकल में है, दास्क नदी है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो है कौन है यहाँ पर, मांदा, झेलम, कोई छोटा नदी और है क्या यहाँ पर नाम, और यहाँ पर क्या है, हिंडन। ठीक है, और यहाँ पर मादर नदी है, ये सब छोटे छोटे नदी है एक्चुअल में इस क्षेत्र में, ये ध्यान में रखना है। ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा पीडीएफ को। और उसके बाद फिर जो है इसमें विकास का क्रम, 3 बस क्रम लिख लीजिए और जल्दी जल्दी में, छोटा सा बच रहा है, छोटे छोटे चीज और है इसमें याद करने वाला कुछ है, बस आगे बढ़ू, कर दूं इसका विकास, हड़प्पा सभ्यता का विकास काल। विकास काल, विकास काल या फिर विकास कालक्रम अगर पूछा, काल अवधि, इसको ऐसे भी कह सकते हैं काल अवधि, ऐसे भी कह सकते हैं। अब इसमें जो है ये, ठीक है, इसमें जो है 3 अवधि आते हैं एक्चुअल में, वो इनमें जो है 3 अवधि है विकास क्रम में। ये तो एक पहला क्या है इनका, 3 चरण, इसको ऐसे समझ लीजिए। इसमें क्या है, इसको मैं ऐसे भी इनको हटा देता हूं यहां से, ये और यहां से कहता हूं इनको, ये जो स्तर है एक्चुअल में वो, इसके लिए क्या है, 3 चरण हुए हैं। अब 3 चरण में जो है, प्रथम चरण इनको बोलते हैं प्रारंभिक, प्रारंभिक हड़प्पाई चरण, इनको कहते हैं आरंभिक हड़प्पा का चरण, इनको हम कहेंगे, पहला हो गया, इनको कहेंगे आरंभिक हड़प्पा का चरण। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समय जो है नगरों की बनने की प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी। नगर तो ठीक है, मगर नगर को थोड़ा बड़ा नगर बनना पड़ेगा ना, ठीक है, बड़ा नगर। तो ये जो फेज है लगभग लगभग कब से, ये मानते हैं कि 3500 बीसी से लगभग 2600 बीसी तक, ये जो फेज है, जो पहला फेज है, ये कब के मानते हैं, 3500 बीसी से कब तक, 2600 बीसी तक, ये पहला फेज है इनका, पहला चरण है ये। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, वही जो है छोटे छोटे जो है नगर, नवपाषाण काल में जो बस्ती था ना, तब बताऊंगा उसको मैं कैसे उद्भव हुआ है ये। ठीक है, कल बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट डिस्कस करेंगे, और वो हड़प्पा के क्रम से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है वो, ये जो है ऐसे, तो यहाँ पर इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये कुछ कुछ, तो ये नगर एक्चुअल में बनने कैसे शुरू हुए, ये शुरुआत यहीं से होगा। ये प्रारंभिक चरण है, ये प्रारंभिक अवस्था का है, ये प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले वाला स्तर हो गया। उसके बाद फिर इसमें दूसरा चरण, दूसरा चरण, दूसरे चरण में क्या होगा, इसके कुछ स्थल लिख लीजिए यहीं पर, ये 2 नाम लिख लीजिए इसमें, कोट डीजी और अमरी नाला। इसमें स्थल लेता हूं मैं, कौन सा है, 2 नाम है, एक कोट डीजी और एक जो है अमरी नाला। इतना बहुत मैटर है लिखने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरे चरण में क्या है, इनको क्या कहेंगे हम, परिपक्व, परिपक्व हड़प्पा का चरण। समझ में आ रहा है ना ये। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये वो कालखंड है जिस समय क्या है, पूरी नगर अपने बिल्कुल चरम अवस्था में है।
ठीक है, इसी समय की खुदाई की है एक्चुअली देखा जाए तो वो यही है ना। हड़प्पा जो मिला तो हड़प्पा में सबसे उत्कृष्ट स्तर किस समय होगा, वही ना। बाकी तो खत्म हो गए फिर धीरे धीरे करते करते ये। तो नगर का सबसे सर्वोत्तम स्थिति, सबसे उच्चतम स्थिति वहीं से पता शुरुआत होगा ना। देखिए ये जो परिपक्व हड़प्पा मतलब क्या है, यहां पर जितने भी बड़े नगर है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जितने बस्ती जितनी भी पूरे ग्रामीण बस्ती हुआ तो पूरे के पूरे नगर बन गए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं सोच लेना है इनमें कि नगर जो है, नगरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से अधिक हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर हाँ, बड़े नगर है, बृहद नगर है। अब बृहद नगर में जैसे कि कौन कौन सा, इनका अवधि मतलब कब शुरुआत हो जाएगा, इनका अवधि मतलब कब, 2600 बीसी से 1900 बीसी तक, ये अवधि में। अब इसमें जो है प्रमुख स्थल मतलब कौन कौन सा, कई नाम ले सकते हैं। क्या है, हड़प्पा पहला नाम, दूसरा कौन सा है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। और एक और जो है एक और जगह है मोहनजोदड़ो, तो जोदड़ो वाला नाम आया मतलब जान लेना है ये हड़प्पा वाला है। और राखी गढ़ी, ये भी नाम ले लो, ठीक है। लोथल, जितने भी बड़े नाम है इस समय के ये, वो सब के सब किसकी स्थल है, परिपक्व वाली स्थल है, परिपक्व चरण की। उसके बाद फिर जो है तीसरा चरण मतलब कौन सा, पतन वाले फेज की बात कर रहे हैं अब हम। किनकी बात कर रहे हैं, परिपक्व वाला ये, तो उसको बोलेंगे उत्तर हड़प्पा चरण। उत्तर हड़प्पा चरण कब की बात कर रहा हूं मैं, 1900 से, 1900 बीसी से 1900 ईसा पूर्व से कब, 1300 ईसा पूर्व तक, यहां तक, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उस उत्तम अवस्था से सर्वोच्च अवस्था से क्या है, ये धीरे धीरे अब इनका पतन होना शुरू हो गया। अब इसमें जो है रोजड़ी और राखी गढ़ी, और भी कुछ है, रोजड़ी और राखी गढ़ी। तो हड़प्पा ये सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के कितने चरण, 3 चरण। इन चरणों में ही जो इनका उद्भव हुआ है और उनका उत्थान और उनका पतन। तो ये क्या होगा, उद्भव वाला चरण, ये उत्थान वाला चरण, और ये पतन वाला चरण। इस पर कल मैं डिस्कस करूंगा। ये उद्भव वाला है और ये उत्थान, यही प्रक्रिया है। अब ये नहीं कि यहां पर उत्थान वाले अवस्था, उत्थान की अवस्था है एक्चुअल में वो, और ये क्या थोड़ा सा पतन की अवस्था है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग वो, ठीक है। 3 चरणों में, इसी को कहा जाता है क्रमिक, क्रमिक जो है लंबी दीर्घकालिक, क्रमिक और दीर्घकालिक, यही हुआ ना, दीर्घकालिक क्रमिक उदय का या उद्भव का, और फिर उत्थान और पतन भी। तो एग्जैक्टली क्या होगा यहां पर, उदय जो होगा या उद्भव जो होगा कैसा होगा, लंबी है क्रमिक रूप से, और पतन भी जो होगा कैसा, क्रमिक रूप से लंबी अवधि में, ठीक। तो ये पूरा फेज है एक्चुअल लंबा ये, ठीक है। कल इस पर बात करेंगे और आप लोग ठीक ठाक हड़प्पा को पढ़ करके आएंगे, और कम से कम जो है कम से कम जो है आप लोग 67 8 स्थल याद करके आएंगे आप लोग हड़प्पा के, और 2 स्थल के बारे में जो है कम से कम 4-5 कंटेंट दिमाग में रहे, ठीक है। और पुराना में से जो है जरूर पूछूंगा फिर से मैं, पठान वाले भेजे, ठीक है। बाकी कल डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू।